हरियाणा में जितनी गाड़ियां मुझे मिली हैं शायद किसी को नहीं मिली होंगी। 7 तारीख को आपने घोषणा करी रवि आजाद नया संगठन खड़ा करने वाला है। कुछ लोगों को ये लगा कि रवि आजाद की कब्र खुद रही है, तो एक कस्सी तुम भी डाल दो आकर के। अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने आपको बुलाया और टिकट दी तो जाओगे? बीजेपी में तो मुझे ऐसा कोई नेता नजर ही नहीं आता। इसका मतलब सारे तो खराब है। उनकी तो पार्टी खराब है। लड़ाके लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, हम भी लड़ेंगे। जाटों में खून है। हाँ बिल्कुल। हनुमान जो है वो किस जाति का था? तुमने बोला भाई पक्का जाट पाओ। लुगाई जो है वो राम की ठा राखी और पुंजड़ बड़वांदा अंड है हनुमान। मनीषा का हत्याकांड का ये सामने आया जब उनकी लाश मिली थी, उसमें आप कहाँ थे? लुआरू रोड पे सिंगानी गांव में नहर के पास में बग्गी लेट जो है उड़े एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। मनीषा के पिताजी थे, उन्होंने ये कहा कि भाई कमेटी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया। इस मौत की जिम्मेदार हरियाणा पुलिस है। अंतिम संस्कार तब तक नहीं करना जब तक अपराधी और दोषी पकड़ा ना जाए। हमने 48 घंटे का टाइम दिया है प्रशासन को। 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। रवि आजाद की गाड़ी को घेर लिया, सड़क जाम कर दी गई, उनको रोहतक नहीं जाने दिए गए। मोनो पॉइजन जो खेती में स्प्रे के लिए यूज करते हैं, अगर वो पॉइजन अंदर था तो जंगली जानवर कैसे लग सकते हैं? न्याय की लड़ाई में तो चाहे जान चली जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि रात को अंतिम संस्कार होगा, डाणी लक्ष्मण के शमशान घाट को घेर लो। जो सरकार के खिलाफ लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। ये मनीषा बहन वाले आंदोलन में भी, ये यूनियन वाली कार्रवाई में भी, ये सारा जो काम हुआ है ये बीजेपी के कहने से हुआ है। ये आपको कब पता लगा कि सरकार से सौदेबाजी करते हैं ये लोग? हमारा तो 18 तारीख को सरकार ने अंतिम संस्कार कर दिया था डिगावा में। आज के बाद अगर भारतीय किसान यूनियन आपको वापस बुलाए तो जाओगे? गोकुल सेतिया। मुझे लगता है ऐसे 90 विधायक हों तो कोई राज रूज की जरूरत नहीं है भाई। या तो कोई बात से मानेगा, बात से नहीं मानेगा तो फिर लट से मानेगा। हम तो वो आदमी है। दुष्यंत चौटाला ने तो मैं ये मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल की विचारों की आत्मा की हत्या की है। जो ये पार्टी तोड़ी गई थी इंडियन नेशनल लोकदल, ये बीजेपी से सेटिंग करके तोड़ी गई थी दुष्यंत और ने। आप पे फिलहाल कितने मुकदमे? गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा दुष्यंत को। आपको लगता था कि कांग्रेस आ सकती थी सत्ता में? कांग्रेस ने सरकार बना करके गिफ्ट करी है भाजपा को। भाजपा और कांग्रेस में से किसी एक पार्टी को चुनने का मौका मिले, कौन सी में जाना चाहोगे? वो आदमी मरे जितना दुख हुआ बीजेपी जब आई तो। मोदी जी के शासन में आने के बाद 2014 में आए थे वो, उनसे पहले किसान संगठन कभी कांग्रेस का विरोध करते थे? पार्टी सारी चोर, नेता सारे चोर, लेकिन चोरों में भी नंबर होता है। अच्छा ठीक है। बीजेपी वाले चोरों के सरदार है। मोदी जी ने तो आडवाणी जी को ही नहीं छोड़ा और इससे ज्यादा क्या प्लानिंग हो सकती है। बीजेपी जो है ना वो मुगल शासन की और अंग्रेजी शासन की कॉपीराइट है। असल में प्रधानमंत्री मोदी तो चेहरा है। असल जो सरकार का संचालन है ना वो जो है अडानी और अंबानी कर रहे हैं। रवि जी कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपकी तबीयत कैसी रहती है आजकल? तबीयत एकदम बढ़िया है। काफी चक्कर मारो, नूह के, मेवात के, हिसार के, इधर कुरुक्षेत्र के, मतलब उस हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। देखो ये तो के है जीवन का एक हिस्सा बन गया। अब तो अगर चक्कर ना मारा और 2-3 दिन भी चक्कर ना लगे तो फिर ये लगता है कि कुछ छूट गया। हमने तो के है रोज सफर है, रोज लोगों के बीच जाना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग समस्या हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है। तो अब तो घूमना फिरना और ये बढ़िया लगे है। अच्छा हाँ, अब तो ना हो तो बल्कि दिन काटना औखा हो जाए। हाँ, दिन काटना भी औखा हो जाए और 2-3 दिन भी ना जाए। हाँ। तो फिर ये लगता है कि मतलब जैसे कुछ लाइफ में कुछ छूट गया या जीवन अधूरा है। और अब तो लोगों की लड़ाई लड़ना ये जीवन है। जीवन का लक्ष्य ये है। जी। आपका नाम पूरा रवि आजाद है? हाँ, नाम तो रवि आजाद ही है। या फिर ये मतलब ये किसान उसमें आने के बाद ही रवि आजाद रखा, ये पूरा नाम क्या है? नहीं देखो वैसे के है, मेरा डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो रवि कुमार है। रवि कुमार है। हाँ, और ये भी लगभग आप ये आजाद का क्या मतलब है? रवि आजाद ये मैं आपको बताऊंगा। करीब करीब आप ये लगा लो कि 11 साल तो मुझे किसान आंदोलन और यूनियन में हो गए। और इससे भी पहले हम कॉलेज टाइम पे
और अपना जो है संगठन बना के कॉलेज में भी हम अपनी लड़ाई लड़ते थे। और मुझे जो है आज़ादी की लड़ाई के जितने भी नायक हैं हमारे, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को मैं अपना आदर्श मानता हूँ और मैं उनके बारे में पढ़ता भी था और उनकी मैंने बहुत सारी जीवन की जो उनका संघर्ष था, योगदान था, वो भी मैंने पढ़ा। और ऐसे करके मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्त थे या मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे, तो वो फिर मैं, क्योंकि लगातार मैं किताब रखता था अपने पास या मैं पढ़ता था, तो फिर वो मुझे इस नाम से कई बार बोलने लग गए। अच्छा, और क्या बोले करते? मतलब वो मेरे रवि की बजाय जो है वो आज़ादी बोलते थे, यानी कि मैं ज़्यादा प्रेरित था, ज़्यादा प्रभावित था चंद्रशेखर आज़ाद से। और फिर वो 12-6 महीने ऐसे फैलते वो पूरी सर्कल में ऐसे चर्चाएं हो, नाम पक गया। तो फिर जो है रवि के साथ में कुमार की बजाय फिर हम आज़ाद लिखने लगे। अच्छा। क्योंकि वो सारे दोस्त और सारे साथी हमें बोलते थे। और इस नाम का एक मैसेज ये भी है कि हम जाति को या हम गोत्र को ज़्यादा मतलब महत्व नहीं देते, यानी कि एक इंसानियत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि मेरी जाति क्या है, जिनको ये नहीं पता कि मेरा गोत्र क्या है। ये ठीक बात है, मतलब उनको पता नहीं होना चाहिए। मैं तो इसको सही मानता हूँ। हाँ, मेरी जाति पता नहीं होनी चाहिए किसी ने भी। हाँ, मतलब उससे समाज में जो है ना जाति पाति को बढ़ावा मिलता है सरनेम लगाने से, ठीक है। या फिर सरनेम लगाना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मेरे जो विचार हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई हमें तो इंसानियत को मानना है, हमें समाज में मुद्दों की बात करनी है। धर्म है, जाति है, वो जीवन। आपने जो सरनाम का नाम लिया, भाई सरनेम पर अच्छा लगा है। कोई लोग गांव के नाम पे पीछे लगा है। अच्छी बात है वो भी, क्योंकि जब कुछ बड़ा करते आगे जाके तो गांव का नाम। हाँ, अच्छी बात है, वो भी अच्छा लगता है। वो भी अच्छी, खासकर कलाकार ज्यादा लगावा है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी बात है, आप गाँव का नाम लगा रहे हो। मतलब मेरा मानना है कि गोत्र की बजाय या जाति की बजाय जो है गांव का नाम भी बढ़िया है। और वो तो सबके अपने अपने फैसले होते हैं, लेकिन मैं तो खुद देखता हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई जात के है, या ये पूछते हैं कि भाई गोत्र क्या है। डायरेक्ट पूछ ले हैं? नहीं, पूछ लेते हैं बहुत सारे। पूछने का तरीका हुआ, जैसे कई बार क्या हुआ, आदमी सीधा नहीं पूछता भाई आपकी जाति क्या है, ये थोड़ा सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल कर देता है। ये कुछ तरीके होते हैं पूछने के। गोत्र क्या है, कि ये गोत्र तो फलानी कास्ट में आता है। जैसे मलिक है, मलिक 2 कास्ट में आता है। ऐसे मतलब ऐसा कैसे करके पूछते हैं, मतलब लोग जब पूछते हैं? देखो, आमतौर पे क्या है, जिस तरह का सरकार से आप लड़ने का काम करते हैं, तो एक आम आदमी के मन में ये धारणा रहती है कि भाई ये कौन सी जात का होगा, ठीक है। लेकिन जब मान लो बूढ़े ठेरा में बैठे हैं, या पूछ लेते हैं कि भाई जो है न किन का है, या न्यू पूछ लेंगे कि भाई गोत के है, तो मैं कई बार कह भी दिया करूँ कि गोत का क्या करना है, जात का क्या करना है। आपन तो जो है ना अपने मुद्दे की लड़ाई लड़नी है अपने लिए, तो इंसानियत बड़ी चीज है। इसका यही है, ये कोई ऐसे प्लानिंग से नहीं रखा हुआ। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैंने बताया पक गया, आपने बताया था। हाँ, वो चंद्रशेखर आजाद जी को हम पढ़ते थे, तो वो वैसे पक गया। और फिर बाद में मुझे ये लगा कि ये ठीक हुआ, बढ़िया हो गया। हाँ, ये बढ़िया हुआ। इससे हर आदमी के साथ कनेक्टिविटी इजी रहती है। हाँ, और गांव का जो नाम लगाते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये ऐसे और पूछ लेते हैं भाई, वो तो आदमी के व्यवहार पे डिपेंड करती है। भाई जैसे आमतौर पे एक कहावत चला, बोला भाई हनुमान जो है वो किस जाति का था, तो बोला भाई पक्का जाट पाओगा है कि नहीं। बोला भाई लुगाई जो है वो राम की ठा राखी, और पुंजड़ बड़वांदा अंड है हनुमान। तो आमतौर पे अपने हरियाणा में तो ये भाई माना जाता है भाई ये लड़ाके लोग हैं, लड़ाकी कौम है, तो लगा लेते हैं हिसाब किताब। और फिर गोत का लेके कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, जाति का कम रहता है, गोत का ज्यादा रहता है। तो फिर पूछ भी ले कि भाई तेरा के गोत है। तो फिर किसी ने बताया आपने? अब कोई ज्यादा मेरे गोत का मान लो जो मेरे नजदीकी लोग हैं उनको ही पता है।
अच्छा, हाँ, नजदीकी लोगों को पता हमने है, बता दे फिर के। नजदीकी साथियों को पता है, और मैं ज्यादा नहीं बताता। वैसे जो है चलो आप भी मेरे को बता दो आज। वैसे मैं सांगवान हूँ। सांगवान। हाँ, जाटों में सांगवान गांव है, और हमारे जो ज्यादा गांव हैं, करीब करीब 54-55 गांव, वो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो सांगवान खाप 40 है। तो वहां पे ज्यादा कई बार देखा मैंने, जैसे गांव का नाम भी वही है और गोत्र भी वही होता है कई बार। जैसे ये खटकड़ है यहाँ, गोत भी है, गोत भी हर गांव भी है खटकड़। हाँ, ऐसे हमारी तरफ है कई। एक तोसाम में एक गांव पड़ता है ईसरवाड़, तो वो गांव का नाम भी ईसरवाड़ है उनका, वहाँ पे गोत्र भी है। फिर एक लेगा गांव है, वहाँ पे गांव का नाम भी लेगा है। ऐसे बहुत सारे हैं। राशि क्या आपकी, देखा आपने कभी? वैसे हाँ, राशि मेरी तुला राशि है। तुला है, हाँ, तुला राशि। जो राशि के गुण हैं आपके व्यक्तित्व को मिले हैं? सच्चाई बात तो ये है कि कभी देखा इस नहीं, बारे मैंने में? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मैं तो एक्चुअली क्या है, मेरे जो पिताजी हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो वो फौजी भी, लड़के मतलब। हाँ, तो वो भी क्या है गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। तो हमारे तो घर में, परिवार में जो है वो एक आर्य समाज टाइप का वातावरण है। और हालांकि मेरी मान लो शादी हुई या कोई भी जैसे कोई भी काम है घर में, तो उसमें आज भी मतलब आर्य समाज के ही विद्वान आते हैं। और बहुत सारे जो ज्योतिष वगैरह हैं, कई बार कहीं मिल गए तो कोई बात पूछ ली, या कहीं बैठे हैं कोई आ गया तो कोई बात चल पड़ी। एक्चुअल में मैं कभी ज्यादा जो है इस पे ध्यान नहीं देता। मेरा ये मानना है कि कर्म से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मेरा व्यक्तिगत जो मेरा है, मैं मेहनत करने पे विश्वास रखता हूँ और काम करने पे विश्वास रखता हूँ। और एक आदमी की नीति और नीयत ठीक होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि सारे बार बढ़िया हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि भाई जो सारे टाइम बढ़िया है। अगर बढ़िया नहीं होगा तो हम जिएंगे ही नहीं, ठीक है। हम जी रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया है। जो मानते हैं उनसे मैं ये भी नहीं कहता, मैं उनका विरोध भी नहीं करता, लेकिन मैं ज्यादा नहीं मानता। ज्यादा नहीं मानता? हाँ, मैं नास्तिक भी नहीं हो? लेकिन नहीं, मैं नास्तिक तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ। भगवान किस तौर पे मानते हो? मतलब देखो, मेरा तो एक तो काफी सारे होते हैं जो मन में मानते हैं, भाई मैं मन में भगवान को मानता हूँ। कुछ होते हैं जो पूजा भी करते हैं। नहीं, पहले जब हम छोटे थे तब तो क्या है, मतलब दिया लगाते थे, या फिर आपका जो है हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ऐसे एक रूटीन थी। और अब जो है कभी कभार, जैसे मान लो अब मेरे दादा जो हैं, तो वो 32 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। तो दादा के लिए मैं दिया लगाता हूँ, और अपनी अमावस्या के ऊपर, तो वो नित नियम है। और मैं तो ये मानता हूँ, जब भी मैं घर से निकलता हूँ या फिर मैं किसी भी जगह होता हूँ, तो मेरा ये रोज की आदत है मेरी। मैं एक बार जो है वो अपने दादा को याद करता हूँ डेली, और एक बार जो है, एक मैं खाटू श्याम को भी बहुत मानता हूँ। और कभी मतलब ऐसा नहीं है, दिन जब भी मेरा मन किया और जब भी मुझे समय लगा तो मैं खाटू श्याम चला जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, या सालासर चला जाता हूँ। वहाँ पे भी मैं जाता हूँ 12-6 महीने में। और ऐसे बस अपने मतलब मेरा रूटीन यही है कि भाई भगवान हमें वो ताकत दे। मेरे दादा को मानता हूँ मैं, या खाटू श्याम हैं, या प्रकृति भी भगवान का रूप है, जनता भी भगवान है। मैं तो ये मतलब हमसे खासकर जो पब्लिक फिगर होते हैं लोग, हाँ, वो जनता को तो भगवान मान के चलते हैं। नहीं, है भी भगवान जनता, रियलिटी में है। रियलिटी में है। तो मैं सुबह अपना रोज हाथ जोड़ता हूँ, चाहे जहाँ भी हो, और ये प्रार्थना करते हैं कि भाई हम किसी का अच्छा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन किसी का खराब ना हो हमसे। और हम कभी कुछ मान लो लाइफ में कुछ गलत हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जो आप उम्मीद नहीं कर रहे हो। अभी आपके साथ होया, भारतीय किसान यूनियन से आपको निकाला गया। पहले आपके नाम के साथ लगता था रवि आजाद BKU जी, भारतीय किसान यूनियन जी। 11 साल आपने वहां दिए जी। फिर जब आपको वहां से निकाला गया
तब ना भगवान को याद करे आपने भाई ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? बिल्कुल किया। मैं तो हमेशा जो बाकी हमने एक वीडियो देखी थी, आप थोड़ा रोने भी लगे थे, भावुक भी हो गए थे। ये तो मैं आपको बताऊं कि मैंने तो जीवन में जितने भी टारगेट लिए कि मुझे ये बनना है, सच्चाई बात ये है कि मैंने जो सोचा वो आज तक मेरा एक काम नहीं हुआ। जो सोचा हुआ ही नहीं। हाँ, और जो नहीं सोचा वो सारे काम क्या हुए। क्या सोचा था, ऐसा कुछ बता सको? देखो, सोचना ये था कि मेरा ये था सपना कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, ठीक है। ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा हुए, ठीक है, डॉक्टर नहीं बने। फिर ये था कि गेम में चले गए हम, जो है गेम में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फिजिक वगैरह भी उसमें भी अच्छी है। हाँ, उसमें भी अच्छी मेहनत की। लेकिन वो कौन से स्पोर्ट्स में थी? मैं था जूडो कराटे में। अच्छा, ठीक है, मार्शल आर्ट का गेम है। उसके बाद फिर मतलब ये सोचा कि अब आर्मी में जो है लग जाएंगे, तो ऐसी लगते लगते जो है एक एक्सीडेंट हो गया, फिर वहां जाना कैंसिल हो गया। फिर मैं सोचता था कि भाई मतलब हम तो जो है ना सारी दुनियादारी छोड़ के भगवान के भजन करेंगे। अच्छा, भक्ति बन गए थे? हाँ, नहीं, मैंने किया काफी टाइम पे, काफी टाइम तक। मैं तो मतलब घर पे भी अपने बर्तन खुद धोता था, या जैसे अच्छे जो ये आर्य समाज की सोच है, ये आर्य समाज की भी सोच है। और जो अच्छे साधु संत मिलते थे, ठीक है, तो उनके सानिध्य में मैं बैठता था, बहुत सारी जगह मैं जाता था। तो मेरी ये भावना ये थी कि ज्यादा मुझे मतलब दुनियादारी में मतलब जब ये भक्ति, आज भी इंटरेस्ट नहीं। आज मैं भी, समझ गया आपकी बात। जो भक्ति की तरफ गए, एक आपने स्टोरी भी सुनी होगी धन्ना भगत की। क्या उससे इंस्पायर हुए थे? किससे इंस्पायर हुए थे? नहीं, मतलब वो भी जाट था, धन्ना भगत। धन्ना भगत जाट थे। काफी मतलब अच्छा नाम लिया था उनका भक्ति के अकॉर्डिंग देखें तो। हाँ, बहुत अच्छा नाम था। मैं तो अब भी आपको कह रहा हूँ कि अगर हम ये लड़ाई ना लड़ रहे होते तो या तो फौज में होते, और या फिर हो सकता है कहीं बाबा बन के बैठे होते, कहीं ना कहीं जो है ध्यान कर रहे होते। अब भी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दुनियादारी में, मतलब पारिवारिक चीजों में, इनमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं उतना ही इंटरेस्ट रखता हूँ बस जितना, ना मैं ज्यादा इस तरह से कभी किसी के साथ बात करता। क्योंकि मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि हम क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या बढ़िया सोच सकते हैं, क्या बढ़िया बता सकते हैं। तो इन्हीं चीजों में वो है। फिर क्या, जैसे ये यूनियन ने आपको निकाला? जी हाँ, मतलब आपने जो पूछा वो मैं दूसरी पीछे की उसमें चला गया। जब यूनियन ने निकाला तो फिर मेरे ये चीज ध्यान में आई कि भाई हमने कुछ गलत तो किया नहीं, ठीक है। और ना हमने कभी, देखो अनजाने में भी गलती हो सकती है, आदमी से काम करते हुए भी गलतियां हो सकती हैं। और मेरे कोई नोटिस में ऐसी गलती नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे निकाला जाए, ठीक है। तभी आप ज्यादा भावुक हो गए? हाँ, क्योंकि हमने तो, मेरी तो आदत है, मैं जो भी काम करता हूँ, देखो मैं, मेरे लिए नींद बाद में है, मेरे लिए रोटी भी बाद में है, खाना भी बाद में है, दूसरी चीज भी बाद में है। मैं पहली प्रायोरिटी काम को देता हूँ, ठीक है। मैं 24 घंटे काम में मगन रहने वाला आदमी हूँ। और हमने इस भावना से काम किया और हमने कोशिश की कि पूरी पवित्रता से हम काम करें। और आपने भी जगह जगह देखा, हमने ना हम कभी बोलने से पीछे हटे, ना हम कभी अड़ने से पीछे हटे। तो जब ये क्योंकि एक तरफ मनीषा बहन वाला आंदोलन चल रहा था, उसमें भी पूरा रूमर फैला करके वो पूरी एक साजिश रच दी। हाँ, पूरी वो साजिश होगी। और इन सब के पीछे जो है, हमें ये तो आभास था कि सरकार बड़े स्तर पे इन चीजों में शामिल है, क्योंकि सरकार ने कई बार हमें अलग अलग प्रलोभन देने की कोशिश की, या डराने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। जिसकी वजह से निकाला गया वो सारा मनीषा हत्याकांड की, आप मतलब ज्यादा मेन उसमें वो थी आपकी? नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो उस टाइम पे ये 19 अगस्त की बात है। 19 अगस्त की बात है जब ये वीडियो सामने आया था। उससे पहले की बात करते हैं, जब मनीषा का हत्याकांड का ये सामने आया, जब उनकी लाश मिली थी, उसमें आप कहाँ थे? नहीं, उस समय ये बात है 13 अगस्त की बात है
13 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चे ने तहसील स्तर पे प्रदर्शन रख रखे थे अलग अलग मांगों को लेके, और हम अपने गांव बहल से और लोहारू जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर है वहां हम जा रहे थे। और वहां जाने से पहले ही मेरे पास मेरे एक साथी का फोन आया कि ऐसे ऐसे सिंघाणी गांव में, लोहारू रोड पे सिंघाणी गांव में नहर के पास में बग्गी लेट जो है उड़े एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, और वो लड़की ढाणी लक्ष्मण गांव की है, और उसका जो है गला वगैरह ये कटा हुआ है और वो डेड बॉडी मिली है। तो फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, हम अपना लुहारू के लिए निकले। लुहारू के लिए निकले तो रास्ता में जाम मिला, वहाँ पे जाम मिला तो फिर हम, क्योंकि हमें लुहारू पहुँचना था, तो हम जब वापस हमने गाड़ी वापस मुड़वा दी कि हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। वो जाम क्यों लग रहा था वहाँ पे? जाम तो आक्रोश इतना था लोगों में जिस हिसाब से डेड बॉडी मिली थी, तो हाँ, गाँव के गुहांड के लोगों ने ही जाम लगा रखा था। करीब करीब 2-3 जगह पे जाम लगा हुआ था लोहारू सिवानी रोड पे। ये लोहारू सिवानी रोड है। तो फिर जब हमने गाड़ी मुड़वाई, क्योंकि लोहारू हमारा इंतजार हो रहा था, तो फिर एक पत्रकार का हमें फोन आ गया। वहां पे वो हिमांशु लांबा वहां थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बोले भाई साहब आप भी आ जाओ एक बार। और फिर 1-2 मतलब आपका उस टाइम मन नहीं किया जिस टाइम आपके साथी का फोन आते भी ऐसे घटना हो रही है? नहीं, मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही कि भाई ठीक है, डेड बॉडी मिली है और कोई हमारे लायक कोई बात हो तो बता दियो, बस इतनी सी बात हुई थी उस समय। और ना हमें इतना पता था कि भाई इस तरह ये मामला क्या है। हाँ, ये मामला भी नहीं पता था, एक रूटीन की बात थी वो। फिर हमने गाड़ी वापस भी मुड़वा दी। फिर वो फोन आ गया, फिर इतनी देर में 1-2 लोगों के और फोन आ गए, तो फिर हम वहाँ गए तो हम जो मनीषा के फादर थे उनसे मिले, उस एरिया के जो पंचायती लोग थे उनसे मिले, और उसी समय मौके पे एसडीएम आ गए थे और मौके पे जो है वो डीएसपी आ गए थे। जैसा मनीषा के फादर ने बताया था कि भाई 11 तारीख से लड़की हमारी मनीषा गायब हुई, और 11 तारीख को ही फिर हमने 112 वालों को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि चली गई होगी, कहीं आ जाएगी। फिर 12 तारीख को एसएचओ के पास गए तो एसएचओ बोला मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी। तो मुझे सोच के मतलब मुझे खुद ही बहुत गुस्सा आया, और मैंने उसी समय एसडीएम और डीएसपी के सामने ये कहा, मैंने कहा इस मौत की जिम्मेदार हरियाणा पुलिस है। अगर पुलिस समय से चेतती, समय से ध्यान देती, तो ये जो बहन है हमारी ये जिंदा होती। और उसी समय वहां पे सहमति हमने कहा कि भाई एक तो सारे लोगों के बीच में ही और उन दोनों अधिकारियों के मौजूदगी में कि एक तो इसकी वीडियोग्राफी कराओ, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होना चाहिए, ठीक है, परिवार के लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए, और जो दोषी हैं। ये फैसला आपने अकेले ने लिया था? नहीं, ये वहां पे सबने कहा कि आप बताओ। तो मैंने कहा मेरी समझ पहले स्टेज पे ये है कि भाई वीडियोग्राफी हो जाए और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो जाए और परिवार के लोग उसमें मौजूद रहें, और जो कॉलेज का जो नाम आया था नर्सिंग कॉलेज का, और फिर वो कमेटी कब बनी जो इसमें 21 मेंबर थे? ये बातचीत होगी तो एसडीएम और डीएसपी ने कह दिया कि जी ये सारी चीजें मंजूर हैं। उसके बाद में फिर 14 तारीख को हम दूसरे कार्यक्रमों में थे, और 14 तारीख को मेरे टच में थे वहां से कुछ साथी, और ये भिवानी चले गए थे सिविल हॉस्पिटल में। करीब करीब 400-500 लोग जा रहे थे। वहां एक कमेटी बनी थी, 21 मेंबर की कमेटी। उसमें आप नहीं थे? मैं उस कमेटी में नहीं था। उसके बाद में आप कमेटी में ही नहीं थे? नहीं, मैं उस कमेटी में नहीं था। हाँ। मैं उस कमेटी में नहीं था। मैंने तो उनको इतना कह दिया था, मगर भाई मेरे लायक कोई भी से बात हो तो आप लोग बता देना, ठीक है, हम आपके साथ हैं। फिर वो 14 को उन्होंने पूछा मेरे से कि भाई उस कमेटी में कौन कौन थे जो 21 मेंबर की बनी? उस कमेटी में क्या थे, कुछ लोग तो वहां पे हमारे लोकल एरिया के मौजूद थे, और कुछ जो है ना वो शामी समाज के का जो इनका संगठन है और जो इनके समाज के लोग हैं, तो उसके ज्यादा लोग थे, शामी समाज के लोग। और उसमें काफी सारे लोग गए हुए थे, जुलाना से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था बीजेपी का, कैप्टन योगेश बैरागी, और एक इनके बैरागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो वहां जा रहे थे। तो वो कमेटी उन्होंने बना रखी थी। तो मेरे से पूछा भी कि भाई ये धरना
मैंने उनको एक बात कही थी पहले 13 तारीख को ही, मैंने कहा जो बात आप बता रहे हो अगर ये हुआ है बहन के साथ तो फिर अंतिम संस्कार तब तक नहीं करना है जब तक अपराधी और दोषी पकड़ा ना जाए। ये सबसे पहले मैंने कहा था। फिर उन्होंने 14 तारीख को फिर मेरे से पूछा, मैंने कहा भाई मेरी एक ही बात है कि जब तक किसने पूछा ये ढाणी लक्ष्मण गांव के जो साथी मेरे संपर्क में थे उन्होंने वहां पे एक चुन्नी लाल जी हैं उन्होंने मेरे से बात की और उस ढाणी लक्ष्मण गांव के जो पूर्व सरपंच हैं उन्होंने मेरे से बात की। मैंने सबको एक ही बात कही कि अगर अंतिम संस्कार कर दिया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में 2-3 ऐसे मर्डर थे, आश्वासन पे आंदोलन उठा लिए, अंतिम संस्कार कर दिया, बाद में कुछ नहीं। तो मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा भाई अंतिम संस्कार तब होगा जब अपराधी पकड़ा जाएगा। उन्होंने मेरे को पूछा कि धरना फिर कहाँ लगाएं, मैंने कहा धरना लगाओ, धरना लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? तो बोले धरना कहाँ लगाएं, तो विचार चल पड़ा कि भिवानी लगाएं या फिर मैंने कहा भिवानी तो दूर हो जाएगा, करीब करीब ये लगा लो आपकी भाई 50 किलोमीटर का गैप हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ना लगाओ, धरना लगाओ आप, या तो लुवारू लगाएं हम। लुवारू में बात आई कि पुलिस स्टेशन के बाहर धरना लगा दें या पुलिस स्टेशन के अंदर लगा दें। फिर हमारे दिमाग में एक बात आई कि घटना इस तरह की है और लोगों में रोष बहुत ज्यादा हो सकता है, तो पुलिस स्टेशन पे तो ठीक नहीं है धरना। तो फिर हमने धरना लगाया गांव में डिगावा मंडी नेशनल हाईवे जो दिल्ली बीकानेर का रोड है, आप वहां शायद गए भी होंगे, जहां धरना लगा हुआ था। फिर वो धरना वहां लगाया, लेकिन उसमें मैं आज एक बात मानता हूं कि वो धरना हमें जो हमने वहां लगाया डिगावा में, वो धरना हमें डिगावा की बजाय ढाणी लक्ष्मण में लगाना चाहिए था शुरू से ही, जो इस मनीषा बहन का गांव था। तो उसमें फिर ये जो 14 तारीख को रात को मैं 9:30 बजे ही पहुंच गया था, मैं सारे कार्यक्रमों से फ्री होके 9:30 बजे मैं रात को पहुंचा और हमने जाकर के इस बात को कहा इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, अपराधी पकड़े जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो। फिर 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद फिर हम वहां परमानेंट बैठ गए थे अपने सभी साथियों के साथ। जब आप और कमेटी कब बनी? कमेटी बनी 16 तारीख को। 16 अगस्त को जो पहले 21 वाली कमेटी थी वो डिसॉल्व कर दी पंचायत ने, क्योंकि एक पहले वाली कमेटी में आप थे ही नहीं। मैं नहीं था। एक प्रशासन के साथ मीटिंग हुई और उसमें जो ये स्वरूपगढ़ गांव के सरपंच हैं चरखी दादरी में, उन्होंने कहा कि भाई हम मीटिंग कराए हैं और हमने 48 घंटे का टाइम दिया है, प्रशासन को 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। मेरे मन में ये बात आई कि हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और कमेटी का फैसला होना चाहिए, एक आदमी का फैसला नहीं होना चाहिए। मैंने उसी समय वहां विरोध किया, मैंने कहा जी ये फैसला है या सुझाव है? किसने तो बोली थी बात? वो ये बात मैंने ही बोली थी। मैं बोला नहीं, इससे जो ये बता रहा था, ये स्वरूपगढ़ गांव के मौजूदा सरपंच हैं। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई 48 घंटे में हमने 48 घंटे का टाइम दे दिया अधिकारियों को, 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। हमने कहा कि ये आपका सुझाव है कि फैसला है? तो विरोध हो गया वहां पे, सब लोग उनका विरोध करने लगे। फिर लोगों ने, ये एक तरह से जनता की आवाज थी कि भाई कमेटी को चेंज करो, और फिर उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी दूसरे साथियों ने कि भाई, तो हमने लोगों ने क्या किया, उसमें से कुछ लोग उस कमेटी के हो गए, कुछ लोग नए ऐड कर लिए, और मेरा नाम भी लोगों ने आवाज दे करके कि भाई रवि आजाद का नाम कमेटी में होना चाहिए। हकीकत उसमें रोल क्या था उस कमेटी में आपका? मैं तो एक मेंबर था। मेरा रोल ये था कि भाई जो भी फैसले कमेटी लेती है उसको मीडिया के सामने बताना, जो भी फैसले कमेटी लेती है उसको धरने पे जा करके बताना। उस कमेटी में कौन कौन जो 21 मेंबर की कमेटी थी? 21 मेंबरी कमेटी जिसमें आप थे दोबारा? हमारे वाली तो 25 मेंबरी कमेटी थी। अच्छा, हाँ, हमारे वाली तो 25 मेंबरी कमेटी थी। उसमें जो है 25 लोगों में मैं भी उसमें था, एक एडवोकेट अशोक आर्य उसमें थे, एक बहन कविता आर्य थी, एक उसके अंदर जो है एडवोकेट सुनील थे,
उसके बाद में जो डिगावा जहाँ धरना था वहाँ के मौजूदा सरपंच, वहाँ के एक्स सरपंच, उसके बाद में 3-4 एक्स सरपंच जो वो ढाणी लक्ष्मण के हो गए, फिर 5-6 लोग जो है वो श्यामी समाज के, बैरागी समाज के हो गए, फिर उसमें जो मनीषा के मामा थे वो उस कमेटी के मेंबर थे, उनके परिवार के भी कुछ सदस्य उस कमेटी के मेंबर थे। ये ऐसे करके उसमें 1-2 पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी थे जो कमेटी के अंदर थे, यानी कि कुल मिला के ये ऐसे 25 लोग थे। और हमने उसमें एक चीज रखी थी, आपने उस समय भी मेरा बयान सुना होगा कि भाई ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, या कोई पॉलिटिकल लड़ाई को नहीं, आड़ा तो सारी पार्टियां के लोग बैठे, आड़ा तो लड़ाई एक बहन बेटी ने न्याय दिलाने की हमारी मांग। ठीक है, ये आपकी बात मैं समझ गया। जो भी आपने बयान दिए थे वो सारे मीडिया में हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। आपके ऊपर ये आरोप लगा कि आपने कमेटी से अलग चलकर पुलिस और जो उनके परिवार के साथ गुप्त मीटिंग करी। क्या आपने कमेटी को धोखा दिया था? ऐसा था ही बात यहाँ? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। वो पूरी कमेटी मौजूद है, पूरी कमेटी मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो ये थी। फिर जो मनीषा के पिताजी थे उन्होंने ये कहा कि भाई कमेटी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, ऐसा कुछ था? ऐसा तो मैंने पूछा भी था, मैंने भी पूछा था कि भाई आप ये बताओ कि दबाव किसने बनाया? जिसने दबाव बनाया उस आदमी का नाम आप सार्वजनिक रूप से बताओ। और मैं आपको 1-2 बात तो बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं 15 तारीख को वहां बैठा था और पूरी टीम और सभी हमारे साथ थी, सारे लोग वहां थे। मेरी तो 15 तारीख से लेके और 18 तारीख की रात तक मैं रात को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा सोया करता था। टाइम ही नहीं मिलता था सोने के लिए भी। हमारा तो पूरा फोकस इस बात पे था कि भाई इस बहन को न्याय मिले। और हमने ये भी नहीं सोचा था कि ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतनी जन भावनाएं इसके साथ जुड़ेंगी कि रोज 10-10, 15-15 हजार लोग वहां पे बढ़ने लगे थे। वहां लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति, क्योंकि वहां पे वैध असले, अवैध असले, बारूद, पेट्रोल, पुलिस वहां थी नहीं, पुलिस के प्रति रोष था। हमारी जो कमेटी एक हमने बना रखी थी डिसिप्लिन के लिए, वो ही संभालने का काम करती थी। तो हर पल ये होता था, 50-50 बार हाईवे जाम होता था। कुछ लोगों ने तो ये बना लिया कि भाई बहुत वायरल मूवमेंट होगी और हाईवे के ऊपर बैठना, मैं उठाने चला गया तो मेरे साथ ही झगड़ा करना। ये बात तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि वहां पे कुछ अपना खुद का फायदा उठाने के लिए लोग आए थे। बहुत सारे लोग थे। नाम लेना चाहो किसी का? नहीं, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, उसमें बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना तो मैंने परिवार से अलग से कोई मीटिंग करी, कोई गुप्त मीटिंग नहीं करी आपने? कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मैंने गुप्त बात नहीं करी। और प्रशासन से मैं बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन से मैं बात नहीं कर रहा था, आपको मैं बता दूं, किसी अधिकारी से और सरकार से मैं बात नहीं कर रहा था। उसमें जो कमेटी के अंदर शामिल थे विजय गोठड़ा, वो अधिकारियों से बात कर रहे थे, वो सरकार से बात कर रहे थे। मैं तो बात ही नहीं कर रहा था। बात क्योंकि मेरे पास तो समय ही नहीं था, मैंने किसी से बात ही नहीं की अधिकारियों से। एक बार ये संस्कार होने से पहले एक बार और संस्कार होने वाला था, जब ये हो गया था कि भाई परिवार ने सरकार की आश्वासन की बात मान ली। उस समय आपकी क्या भूमिका थी? जिसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाए गए थे, आप उसी की बात कर रहे हैं? उसी की, हमें वही तो मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। तो ये 2-3 चीज तो बिल्कुल क्लियर हैं। ना तो हमने अलग से परिवार के साथ मीटिंग करी, ना टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन करा, ना पुलिस के साथ बात करी, ना डीसी के साथ बात करी, ना एसपी के साथ बात करी। जो बात करी वो जो मीटिंग कमेटी के साथ हुई, कमेटी के साथ जो मीटिंग हुई, एक 16 तारीख को मीटिंग हुई और एक 17 तारीख को, 2 ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। और उन दोनों ही मीटिंगों में हमने क्लियर कर दिया था कि भाई अंतिम संस्कार जब होगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे। उसके बाद में 18 तारीख की मैं वहां आपको लेके चलूं, जो बात आपने कहा उस सवाल का मैं जवाब अगर दूं तो 18 तारीख की बात है। और 18 तारीख को हम वो धरना स्थल के पास में एक मंदिर है बालाजी का, वहीं पे हम बैठ के अपनी मीटिंग करते थे। तो हमने उस मीटिंग के अंदर ये
जो विजय गोठड़ा जी हैं कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने कहा कि भाई कल एसपी साहब कह रहे थे और वो एफएसएल की रिपोर्ट आएंगी और पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर हैं वो सारी अपनी रिपोर्ट जो परिवार और कमेटी के लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। तो कुछ लोग, उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए कि ये चले जाओ। अब उसमें संजय जो मनीषा के फादर थे, तो वो फैसला हो गया कि भाई ठीक है ये जाएंगे। मेरी जिम्मेवारी ये थी कि मैं धरने के ऊपर लोगों के बीच रहूंगा। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मनीषा के मामा वहां से उठ करके चले मंदिर से, और उन्होंने संजय जी को फोन किया जो मनीषा बहन के फादर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई धर्मपाल जी नाम है उन मनीषा के मामा का, कि संजय ये कह रहा है भाई मैं रवि आजाद के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैंने फोन लिया, मैंने कहा संजय भाई यहाँ बड़ी दिक्कत है, कोई मीडिया को भी बात बतानी है, लोगों को भी संभालना है, स्थिति बहुत खराब है, और आप लोग चले जाओ, मैं तो जो है मैं यहाँ रह जाऊंगा। उन्होंने एग्री भी कर दिया अब इस बात से कि जी ठीक है। फिर कुछ लोग वहां थे जैसे मनीषा के मामा और ये थे, और कुछ लोग गांव से डायरेक्ट जिनको वहां रोहतक जाना था पीजीआई के अंदर, वो वहां रेस्ट हाउस में पहुंच के डिगा हुआ। तो हम इनको छोड़ने के लिए चले गए कि भाई हम जो है मामा को और इनको भी उतार आते हैं, और एक बार सारों से हम बात भी कर लेंगे 2 मिनट। और हम अपनी गाड़ी लेके चले गए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दे रखा था, शायद 4 या 5 बजे का टाइम था कि आके हम मीडिया को बता देंगे, और उधर ही हाँ, और लोगों को भी बता देंगे हम सबको। अब मैं वहां चला गया तो एडवोकेट अशोक आ रही है और एडवोकेट कविता आ रही है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये किसी रिपोर्ट देंगे और ये तो डेड बॉडी देंगे, और आप नहीं चलोगे तो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ बातें कमेटी के बीच से भी कुछ बातें आने लगी। फिर मैंने कहा भाई चलो। अब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन वहां पे अचानक प्रोग्राम बन गया जाने का रिपोर्ट लेने के लिए। हाँ, रिपोर्ट लेने के लिए मैंने कहा किसी बात की चिंता ना करो। मैं फिर वहां पे गया वापिस जहाँ पे कमेटी के लोग बैठे थे। मैं बोला भाई सारे कह रहे हैं, बोले ठीक है आप भी चले जाओ। मैंने मीडिया को 2 बात बताई, टाइम दे रखा था मीडिया को। लोगों के बीच में वो एकदम ऐसा प्रेशर पड़ गया, क्योंकि 2 गाड़ी तो प्रशासन जिनको रोहतक लेके जाना था परिवार के लोगों को या कमेटी की, तो 2 गाड़ी जा चुकी थी, और मैं वहां पे उलझ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें। तो आधे घंटे का गए, तो एक तो बार बार ये फोन आ रहे कि भाई आप लेट हो, पहुंचो। हाँ, तो एक तो मैं लोगों के बीच में नहीं जा पाया उस समय कि भाई हम रोहतक जा रहे हैं, और प्रेस को बात बता करके वहां से हम निकल लिए। उसके बाद मैं आधा घंटा लेट था, क्योंकि जब हम पीजीआई पहुंचे तो हमारा इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही हम वहां से निकले रेस्ट हाउस से, तो वो हाईवे धरने के पास में वहां पे कुछ लोगों ने पता नहीं साजिशन लगाया या अपने मतलब जो वहां पे रूटीन चल रही थी उस हिसाब से जाम लगाया। अब वो गाड़ी के अंदर इससे पहले एक बात और हुई, जैसे ही हम रेस्ट हाउस में गाड़ी में बैठ के 2 गाड़ियां चली गई, एक गाड़ी हमारी रह गई। अब जो वहां एसडीएम थे हमारे लुवारू में, एसडीएम है मनोज दलाल जी। अब मनीषा के फादर को उन्होंने उतार लिया। अच्छा। मेरी तरफ इशारा किया। जब मैं गाड़ी में बैठा मैंने कहा एसडीएम साहब, बोले यार ये बेचारा पहले ही परेशान है, इसको ले जाकर के क्या करोगे। अब देखो जाना तो संजय जी को था वो उतर गए, और मेरा कोई जाने का प्रोग्राम नहीं था, मुझे जाना पड़ गया। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। और उस समय पीछे से भी कुछ जो पॉलिटिकल रूप से हमारे विरोधी हैं या जो हमसे किसी भी तरह से नफरत करते हैं, तो उन लोगों को वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो गए थे कि भाई कुछ ना कुछ पीठ पीछे ये कह दो कि ये रोहतक क्यों गए हैं। मनीषा के फादर मेरी गाड़ी में बैठे थे, उनके मामा भी मेरी गाड़ी में थे, उनके दादा के भाई भी उन्होंने कहा हम आपके साथ चलेंगे जी, हमारा विश्वास आपके ऊपर है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। तो मैं भी उनको यही कहूंगा कि ठीक है मैं हूं, आप मेरे साथ चलो। तो वहां पे वो जाम लगा दिया।
अब उस समय वो मीडिया जिसको मैं प्रेस ब्रीफिंग करके आया था, वो सारी मीडिया के कैमरे हाईवे के ऊपर लग गए। मैंने वो रास्ता खुलवाने के लिए मैंने कहा, देखो मनीषा बहन का परिवार भी गाड़ी में है, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, कमेटी के निर्णय के अनुसार चलेंगे तभी आंदोलन जीतेंगे। वो उस बात को भी फिर दूसरे तरीके से प्रचारित कर दिया कि भाई रवि आजाद की गाड़ी को घेर लिया, सड़क जाम कर दी गई, उनको रोहतक नहीं जाने दिए गए। सच्चाई तो ये, हम तो सिर्फ रिपोर्ट के लिए गए थे। फिर हम वहाँ गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर कुंदन मित्तल हैं, उनकी चेयरमैनशिप में एक बोर्ड का गठन था और उसमें कुछ एफएसएल के और वो पूरी टीम थी जिन्होंने दूसरी बार ये पोस्टमार्टम हुआ था मनीषा का, वो पूरी टीम थी। तो एडवोकेट अशोक और कविता ने लगभग 30-35 सवाल उनसे पूछे, जो उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट दी। मैंने 2-3 चीज पूछी जो बात पुलिस बता रही थी। मैंने 2-3 चीज पूछी कि भाई एक तो आप ये बताओ कि आप, पुलिस कह रही है कि पॉइजन, आपकी रिपोर्ट कह रही है कि पॉइजन से मौत हुई है, पुलिस भी कह रही है पॉइजन से मौत हुई, डॉक्टरों ने कहा पॉइजन दिया गया या लिया गया। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि पॉइजन, मोनो पॉइजन जो खेती में स्प्रे के लिए यूज करते हैं, अगर वो पॉइजन अंदर था तो जंगली जानवर कैसे लग सकते हैं? क्योंकि हर किसी के मन में तो ये है ना कि भाई तेजाब से चेहरा जलाया गया या तेजधार हथियार से गर्दन काटी गई। तो वहां पे डॉक्टरों की रिपोर्ट ने 2-3 चीजें क्लियर की कि भाई एक तो मौत पॉइजन से हुई है। अब पॉइजन दिया गया है लिया गया, डीएसपी बैठे थे उनकी तरफ इशारा कर दिया कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है। दूसरी बात, रेप नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी बात, तेजधार हथियार से गला नहीं काटा गया, गला तो नोचा गया है गादड़ या कुत्तों के द्वारा। ये सारी बातें परिवार से भी डॉक्टरों ने कहा कि भाई आप पूछो, आपकी संतुष्टि बहुत जरूरी है। और ये 2-3 बात मैंने उनसे पूछी कि भाई कुत्ता कैसे लग सकता है जब कोई पॉइजन जिसने पी रखा हो, आप मुझे बताओ आप कैसे लगेगा कुत्ता। तो ये इस तरह की 2-3 बातें वहां पे हुई। उन्होंने पूछा, एडवोकेट और नमन ने पूछा, परिवार ने भी उस समय कह दिया था। तो मैंने बाहर आकर के कहा, मैं बोला भाई रिपोर्ट की बात करें, एफएसएल की बात करें तो इनसे ऊपर कुछ है नहीं, और मौके के हालात देखें तो इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। और उस समय राहुल भाई एक चीज और भी थी कि हमें केवल बहन मनीषा के परिवार की केवल जिम्मेवारी नहीं थी हमारे ऊपर, वहां जिम्मेवारी तो जनता की भी थी, क्योंकि सेंटीमेंट इतने जुड़ गए थे, जो मौकाए हालात, बड़ा आंदोलन हो गया था ना, बहुत बड़ा। मतलब मैं ये मानता हूं मनीषा बहन वाला जो आंदोलन है, किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन, किसान पहलवानों के आंदोलन की भी उतनी जल्दी जो है ना वो सब जगह नहीं फैला था जितनी जल्दी ये फैल गया। हाँ, ये फैल गया क्योंकि वहां पे मध्य प्रदेश तक के लोग आ गए थे, ठीक है। वहां पे उत्तर प्रदेश तक मीडिया भी काफी हाई लेवल, मीडिया पूरी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में 2-3 आंदोलन मैंने ऐसे देखे। 2020-21 का किसान आंदोलन, उसके बाद फिर मैंने पहलवानों का आंदोलन, और एक सिरसा में एक आंदोलन हुआ था 750 करोड़ के बीमा क्लेम का, वो भी जन आंदोलन था। 5-5, 7-7 हजार लोग धरने पे बैठते थे, चारों तरफ से ट्रैक्टरों में लोग आया करते थे। और एक ये मनीषा बहन वाला आंदोलन, और ये ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरे हिंदुस्तान की नजर थी, और साथ में जो हमारे एनआरआई बाहर बैठे हैं, मेरे फोन तो 24 घंटे बजते थे। अमेरिका से फोन आ रहा है, ब्रिटेन से फोन आ रहा है, लंदन से फोन आ रहा है। यानी कि भाई आज भी हमारे समाज में बहन बेटियों के प्रति बड़ा सम्मान है। और वो जिस हिसाब से डेड बॉडी मिली थी और जिस हिसाब से उनके फादर के बयान थे, परिवार की बात थी, तो रोष बहुत ज्यादा था। अब क्या हुआ, जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा, हम वहां से आए रोहतक से, जब हम बाहर निकले तो सीआईए इंचार्ज थे इंस्पेक्टर रविंद्र जांगड़ा। तो हमने उन्होंने कहा कि जी अब भिवानी चलो, डेड बॉडी लो, डेड बॉडी तो सड़ रही है। हमने कहा कमेटी ने हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की लगाई है, इसके आगे हम एक भी कदम नहीं उठाएंगे। हम वापस जाएंगे डिगा हुआ, अपनी कमेटी के बीच में सारी बात रखेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ से भिवानी वगैरह हम कहीं नहीं जाएंगे। वो क्योंकि सरकारी गाड़ियों में थे परिवार के और कमेटी के कुछ लोग, हम अपनी गाड़ी में थे। हमारी आदत भी, हम सरकारी गाड़ियों में कभी बैठते नहीं, तो हम तो अपनी गाड़ी से ही चलते हैं। फिर
हम आए डिगा हुआ रात के 18 अगस्त की ये बात है, लगभग 9:30 बज रहे थे। कमेटी के बाकी साथी वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। मेरे पास कुछ खबरें ऐसी भी आई रास्ते में कि जी टेंट उखाड़ा जा रहा है। तो मैंने कमेटी के एक साथी विजय गोठड़ा को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई धरना तो ढाणी लक्ष्मण में भी लग जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हल्की हरकत होगी और टेंट उखाड़े जाएंगे और तो धरना तो वहाँ भी लग। बोले नहीं नहीं कोई नहीं उखाड़ा जाएगा टेंट, इस तरह की। यानी कि मुझे ऐसे लगा कि कुछ ताकतें ऐसी थी जो इस आंदोलन को खराब करना चाहती थी, और उन ताकतों को मतलब पहले तो हम काम में इतना बिजी रहे, उन चीजों को हमें पता नहीं था, लेकिन हम रोकते रहे कि भाई आंदोलन का समापन आंदोलन तो तभी खत्म होगा जब इस बहन के मतलब दोषी जो हो पकड़े जाएंगे। और लोगों की डिमांड ये थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए। तो कुछ ताकतें ऐसी थी जो दबाव बनाना चाहती थी या किसी तरह से हमारे बीच में घुसना चाहती थी, और हम सारे लोग एकजुट थे। तो फिर हम आए, हमने आकर के पहले एडवोकेट अशोक ने और कविता ने और मैंने सारी बात कमेटी को रखी, और उनके मामा भी वहीं मौजूद थे, धर्मपाल जी। और वो सारी रिपोर्ट आने के बाद में ये एक मतलब एक अमूमन तौर पे ये हुआ कि भाई पुलिस ने ये थ्योरी बताई है, ये एफएसएल की रिपोर्ट आई है। और हकीकत ये थी कि मैं उन चीजों से कोई संतुष्ट नहीं था। मेरे मन में दो चीज थी, क्योंकि मुझे आंदोलनों का अनुभव था। मेरे मन में ये चीज थी कि लोगों की जन भावना क्या है, पहली बात, और कैसे हमने इस बेटी को न्याय दिलाना है। सब लोग इस बात का और इस न्याय की लड़ाई में तो चाहे जान चली जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस बात से मतलब मेरा ये था कि कमेटी को बता के और सुबह हम धरने के ऊपर जाके सब लोगों को बताएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे एक एक करके जैसे वो बात मेडिकल रिपोर्ट की और ये सारी रखी, तो मुझे छोड़ के और धर्मपाल जी जो मनीषा के मामा हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर सहमति दे दी कि भाई अब जो है सारी चीजें मतलब कमेटी की सारे कि भाई एक राय बन गई है और अंतिम संस्कार सुबह हो जाएगा, कर देंगे अंतिम संस्कार। आप उसमें नहीं थे, इस फैसले में शामिल? नहीं, मैं बता तो रहा हूं कि मैंने तो रिपोर्ट रख दी खाली कि भाई जो ऐसे ऐसे हुआ है। हाँ, ऐसे ऐसे हुआ है। और वहां पे कुछ लोगों ने बात रखी कि भाई अब जो है ना डेड बॉडी का और ये सारा कितने दिन हो चुके हैं, और अब लगभग क्योंकि उस समय कोई प्रशासन और वो भी मौजूद नहीं था, कोई प्रशासनिक अधिकारी, हमारा प्रशासन से सरकार से तो वहां कोई बातचीत थी नहीं उस समय। और बोले कि भाई अब जो है ना सुबह अंतिम संस्कार हो जाए और इसके ऊपर एक एक करके जो है वो सबकी राय बन गई। अब मेरे मन में वही चीज थी कि भाई पब्लिक तेरे को जानती है, पब्लिक तेरे से पूछेगी, एक होता ही है मन में। और उधर से जो है भाई बहन को न्याय दिलाना हमारा काम है। अब वो सब सारे लोगों की सहमति होगी और फिर मनीषा के फादर और उनके जो दादा हैं वो भी आगे। उस सहमति में परिवार शामिल था? हाँ भाई, परिवार के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे तो उनके मामा शामिल थे ही। उसके बाद वो भी आगे, तो वो भी इस बात से एग्री कर गए, ठीक है। तो एक वो हो गया कि भाई ये तो जो है एक सहमति बन गई। तो मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा एक तो जो है ना आपने डीसी और एसपी से हमारी एक मीटिंग ड्यू है, तो एक बार कोशिश भी की गई कि रात को 1 बजे की मीटिंग फिक्स हो जाए। और दूसरा मेरा ये था वो कमेटी की मीटिंग फिक्स थी वो? हाँ, कमेटी की मीटिंग एसपीडीसी के साथ, क्योंकि हमारी 17 तारीख को भी बात हुई थी कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद एसपीडीसी के साथ दोबारा मीटिंग होगी हमारी। तो मैंने कहा भाई एक तो वो मीटिंग करो और परिवार का पेटा भरो, पेटा हमने भरना है, और पब्लिक का पेटा भरना है, ये दोनों चीजों की हमारी जिम्मेवारी है। और हम ये सारी बात जो यहाँ पे हमने की है, मेडिकल रिपोर्ट की जो बात है और जो कमेटी में सहमति बनी है, ये सारी चीज हम जाके
और लोगों के बीच में धरने पे बताएंगे 19 तारीख को सुबह। अच्छा, हाँ, रात को ही बात हुई। हाँ, और जब वहां जो फैसला हुआ अंतिम संस्कार का, तो वो फिर रूमर फैलाया गया। ये हुआ कैसे कि जब इसके ऊपर कमेटी की एक सहमति बन गई, उसके बाद में परिवार की एक सहमति बन गई, फिर जो है उसी दौरान क्या हुआ, लड़के जो मनीषा के दादा के भाई, दादा के जो भाई हैं, वो मतलब एक इमोशनल होकर के और वो रोते हुए रेस्ट हाउस से बाहर आ गए अंदर से। और वहां पे एक साजिशन कोई आदमी वहां खड़ा था, और मैं ये मानता हूं कि कुछ ताकतें सरकार की लगी हुई थी जिनका फोकस हमारे ऊपर था कि भाई ये ना तो झुकते हैं, ना ये पीछे हटते हैं, ना ये डरते हैं, और इनको खरीदने की कोशिश करते हैं, तो भी ये तो इनका तो इलाज यही है कि इनको बदनाम करके घर बैठा दो, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। वो जैसे ही बाहर आए और अंदर सारे लोग बातचीत कर ही रहे थे, कुछ मीडिया के साथी अंदर आ गए, तो आपने देखा हो कि मनीषा के फादर ने ये बयान दिया था कि हम कमेटी ने जो फैसला किया हम उसको मानते हैं और हम अपनी बेटी का सुबह अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन वो जो बाहर आए और फिर आदमी दुख में होता है, सामने कोई साजिशन आदमी खड़ा होता है, उसने ले जा करके बाहर गेट पे मीडिया खड़ी थी दोनों तरफ, वो हमारा इंतजार कर रहे थे, और वो मनीषा के रियल दादा के भाई को क्या कहा क्या नहीं कहा, वो जा करके उन्होंने कह दिया कि भाई ये कमेटी बिक गई, और वो जो साजिशन जो आदमी खड़ा था उसने ये कह दिया कि भाई रवि आजाद भी बिक गया। वो यही रूमर था, यही वो रूमर था। एक तो लोगों के सेंटीमेंट आसमान में थे कि भाई मरने और मारने के लिए लोग तैयार थे, और वो रूमर ऐसा फैला, और रूमर क्या कह के फैला दिया गया कि रात को अंतिम संस्कार होगा, ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट को घेर लो, जबकि रात का कोई कुछ नहीं था। रात सुबह तक वहां खबरें आ रही थी। हाँ, रात का कुछ नहीं था। हमारा डिसीजन रात का था ही नहीं। जो वहां कमेटी ने, परिवार ने जो सहमति बनाई थी वो ये थी कि भाई अंतिम संस्कार 19 तारीख को हो जाए और एसपीडीसी के साथ मीटिंग हो जाए ताकि सब चीजों का जवाब मिल जाए। और सारी बातें जिसके लिए मैं अड़ा रहा था, ठीक है, मैं जिसके लिए सबसे ज्यादा अड़ा रहा कि भाई पब्लिक के बीच में सारी बात बताएंगे। मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता के बीच में बता के सारे काम करते हैं, हम पीठ पीछे कोई काम नहीं करते, जनता के बीच में हम जरूर बताएंगे। लेकिन वो चीज इंप्लीमेंट होती उससे पहले तो वो रूमर चल पड़ा, और वो रूमर चल पड़ा तो कुछ लोग जो पहले से ही वहां पे तैयार कर रखे थे। ये साजिश मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि एक पूरी प्लानिंग थी। हमारी तो भावना ये थी भाई हमारी बहन को न्याय मिले, ठीक है, सबकी भावना ये थी। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढना ये बीजेपी की और सरकार की पुरानी इनकी नीति और नीयत है। लेकिन कुछ लोग वहां साजिशन वहां थे, और वो लोग जैसे ही ये इस तरह का बयान ये आया तो फिर वो उस रेस्ट हाउस में कुछ लोग नशा करके लाठी डंडे लेकर के वहां घुस गए। मीटिंग चल रही थी उस समय। मीटिंग वो बाइट सी थी, मनीषा के फादर की बाइट हुई, कुछ पत्रकारों ने बाहर उनकी बाइट ले ली, जो अंदर थे उन्होंने उनकी ले ली, और मैंने यही तो बयान दिया था। मैंने ये कहा भाई परिवार की और कमेटी की सहमति है, ठीक है, और जो सवाल है उसके जवाब दिए जाने चाहिए। अब आप एक बात बताओ, जब परिवार सहमति दे देगा और जब सबकी सहमति हो जाएगी तो आप अलग हो सकते हो क्या उस चीज से? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पंचायती परंपरा तो यही। अब ये रूमर फैल गया तो हकीकत तो ये है, मैं तो बल्कि आपको ये बात बता रहा हूँ कि सरकार की इतनी बड़ी साजिश थी कि उस रेस्ट हाउस में आग लगवाने की साजिश थी, वहां पे जो है जान माल का नुकसान करने की साजिश थी, और वहां से कुछ लोग आए और उन्होंने बोलना शुरू किया रवि आजाद मुर्दाबाद, ठीक है, और रवि आजाद कहाँ है, ठीक है। वो तो साथ में कुछ हमारे साथी वहाँ अंदर चले गए थे, फिर एसडीएम वगैरह वहाँ हमें बैठाया गया, फिर वहाँ पुलिस फोर्स वगैरह आई। मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी में जो ये 18 अगस्त की जो रात थी, ये
मैं ये मान सकता हूँ कि ये एक ऐसी काली रात थी जिसको सोच करके भी किसी का रूह कांप सकता है। यानी कि जिस जनता के लिए हम अपनी जान हथेली पर रख करके और सालों से लड़ रहे हैं, और कुछ लोगों ने या सरकार ने साजिश करके और उस भावना में हमारे खिलाफ भड़का दिया कि हम सड़क पे भी ना चल पाए, ऐसा माहौल वहाँ किया गया। आपने एक जो बात पूछी थी मेरे से, ये तो वहाँ की थी कहानी। आपने मेरे से भगवान की बात पूछी थी तो शुरू में, लेकिन उसी समय मेरे एक चीज ने मुझे ताकत दी कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया और हमेशा भगवान ने साथ दिया है। 2-3 तो ऐसे मौके आए, आपको याद होगा टोहाना के अंदर मेरी और भाई विकास सीसर के किसान आंदोलन में गिरफ्तारी हुई। हमारे कुछ अपने ही लोगों का हाथ था, बड़ा आंदोलन वहां चला टोहाना के थाने में, और हमारी रिहाई हुई रात के 12 बजे। ठीक है, तब भी हमारे खिलाफ ये रूमर फैलाया गया कि ये संयुक्त किसान मोर्चा। उस मीटिंग जो वो उसमें चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ? मैं वही बताता हूँ। तो उस समय ये बात हमने सोच ली थी कि भाई हमें मजबूत रहना है, हमने कुछ गलत नहीं किया और इसको भगवान और नेचर इस चीज को देखेगा। मैंने उसी समय, क्योंकि हमारी ताकत क्या है? ईमानदारी। आज तक सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी होती है किसी भी आदमी की, क्योंकि जब आप ईमानदार हो तो सब ताकतें आपका साथ देंगी, भगवान भी देगा, प्रकृति। मैंने ऐसे एग्जाम्पल कई बार देखे। और जब हम ईमानदार नहीं है तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही मर जाओगे, खुद ही बर्बाद हो जाओगे। तो फिर ये चीज मेरे दिमाग में थी। मेरे जब वहां रेस्ट हाउस से हम निकले तो कुछ मेरे साथ के साथियों ने कहा कि भाई साहब सारी जिंदगी की जो कमाई थी वो सब चली गई। तो मैंने उनको कहा भाई सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, किसी को वहां से आप आंदोलन से हट गए उसमें से? हाँ, किसी नहीं, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अब क्या लास्ट बात क्या हुई थी, मनीषा के फादर ने एसडीएम को कहा कि हम 19 तारीख को सुबह हम मनीषा की डेड बॉडी लेने के लिए आएंगे। और मेरे मन में भी ये चल रहा था कि मतलब शायद जो है ना, ठीक भी हो सकती हैं चीजें, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन शायद तरीका वो नहीं है जो हम हमेशा यूज करते हैं पब्लिक के बीच में जाने का। उसमें वो बात पब्लिक को पता ही नहीं गई थी। हाँ, वो रूमर फैला ना जो, उससे जो चीज हमने करनी थी, लोगों के बीच जाना था या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी थी या फिर जो है हमें बैठ करके और आराम से बात करनी थी, वो उस पूरे रूमर में। और कुछ जो है जो वहां डिगा हुआ, जहां धरना लगा हुआ था स्थानीय, उनका भी बड़ा क्लियर कट था कि भाई हम थक चुके हैं, इससे ज्यादा हम संभाल नहीं सकते। हमारा 2016 में भी डिगा हुआ जड़ा हुआ है, फिर आग लग जाएगी, कौन जिम्मेवार होगा? उस कॉलेज की सिक्योरिटी सिंगानी काम किया करता था। ठीक है, बहुत सारे लोग वहां साजिशन आया करते थे अपने मकसद के लिए। उसके बाद फिर हम वहां से निकले और फिर मैं ये कह सकता हूं आपके सामने कि 18 तारीख की रात को 12 बजे से लेके और 19 तारीख को रात को 12 बजे तक जिसने जो कहना था और जिसने जो लिखना था और जिसने जो गालियां देनी थी वो खूब दी। मैं तो ये कहता हूँ हरियाणा में जितनी गालियां मुझे मिली हैं इन 24 घंटे में, 30 घंटे में शायद किसी को नहीं मिली होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लाइव आए 19 तारीख को, लाइव आए रात को हम 11:30 पौने 12 बजे। और क्योंकि हमने जो नहीं सोचा था वो चीज होगी, जो सोचा था वो तो हुई ही नहीं, वो तो हुई नहीं। और वो जो हुई थी वो परिवार की सहमति साथ हुई थी। वो तो परिवार सहमत था। मैंने लाइव में नहीं, फिर अगले दिन मैंने लाइव में नहीं कहा। जो अगले दिन कमेटी भी तो बनी थी एक, और नहीं? हाँ, वो नहीं। हाँ, लाइव में मैंने ये बात कही थी कि भाई किसने दबाव दिया? मनीषा के फादर बताएं। अगर आप सहमत नहीं थे तो आप मना कर देते। हो सकता है सहमति तो मेरी भी नहीं थी, लेकिन जो निर्णय सर्वसम्मति के होते हैं वो तो सर्वसम्मति के होते हैं। लेकिन वो इस बात का जवाब दें कि भाई उनको फिर अगले दिन उनके डैडी का बयान आया कि भाई इसने सेंटिमेंट के खिलाफ था लोगों के, कि भाई मेरे ऊपर कमेटी ने दबाव बनाया और हम
जब तक दोबारा फिर उनका वही काम हो गया कि भाई हम तब तक संस्कार नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। नहीं उस भाई हम लाइव आए, लाइव आके हमने कहा कि भाई मनीषा के फादर, उनकी फैमिली और ढाणी लक्ष्मण हमें जब बुलाएगा तब हम तैयार हैं। वहां पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो मतलब ये मान लो आपकी जैसे पूर्व कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, ठीक है, वो वहां से चुनाव हार गए और वो चुनाव हारने का जिम्मेवार मानते हैं हम लोग हमको, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये देख रहे थे कि रवि आजाद दिख जाए तो हम उसके साथ पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे। लेकिन फिर भी मैंने ढाणी लक्ष्मण उस समय जब के साथियों को ये कह दिया था, आपके ऊपर आरोप लगे उस समय कि भाई रवि यादव तो बिक गया। फिर जब वो आप 18 अगस्त की रात को निकले वहां से, उसके बाद फिर आप अकेले के ऊपर आरोप लगे। जो कमेटी के बाकी मेंबर थे उन्होंने आपका साथ दिया? नहीं, वो तो सारे भाई सारे साथ ही थे। मेरा तो काम इतना था लोगों के बीच बताना। सच्चाई ये वो है, सामने क्यों नहीं आए फिर मीडिया के? राहुल भाई सच्चाई ये है, मैं आपको बताऊं कि मैंने बिना कमेटी से पूछे एक भी काम नहीं किया। फिर मतलब एक कमेटी को आगे आना था उस समय कि रवि आजाद वो नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि मैंने एक अक्षर भी बिना कमेटी के मैं बोल रहा हूँ, वो भी कमेटी से परमिशन मुझे जितनी मिली उतना बोला मैं। या मुझे कोई चीज लगी कि आंदोलन के लिए ये चीज होनी चाहिए तो वो चीज जो है मैंने डिस्कशन करी है कमेटी के बीच में कि ये काम करना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि वहाँ के स्थानीय थे वो कमेटी के लोग, कुछ एक बोले भी छोटे लेवल पे, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि सारे बोलते तो शायद और जल्दी वो होता। अब हमने जब लाइव आए और फिर जो ढाणी लक्ष्मण में जो घटनाक्रम चला, फिर लोगों को सांच को आंच नहीं है। ये बात हमेशा सच्ची बात थी, हमेशा ये बात सच्ची रहेगी कि सांच को आंच नहीं है। तो वो सांच को आंच आई भी नहीं, और जो नेगेटिव हो गए थे, जो गालियां दे रहे थे या जो भावना में बह गए थे, आज तक 50 दिन हो गए, सुबह से लेकर रात तक हरियाणा अलग अलग राज्यों से घर पे सब लोग मिलने आते हैं। फोन 3-4 गुना बढ़ गए, सोशल मीडिया के ऊपर लिखा, मुझे बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी नज़र में ठीक हैं, अपनी नज़र में नहीं गिरना चाहिए। और फिर जब वहाँ पे ढाणी लक्ष्मण में बैठे, कुछ था ही नहीं, रात को तो अंतिम संस्कार करना ही नहीं था। वो तो जो राजनीतिक व्यक्ति था वो अपनी राजनीति चला रहा था, कर गया वो। हाँ, वो अपनी राजनीति कर गया। उसके बाद में फिर ऐसे ऐसे नेता भी वहाँ पे आए जो हम डिगावा में 15 तारीख से बैठे थे, एक मिनट भी दर्शन नहीं दिए। कुछ लोगों को ये लगा कि रवि आजाद की कब्र खुद रही है तो एक कस्सी तुम भी डाल दो आकर के, लेकिन भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और अब सीबीआई की इंक्वायरी है, उसमें सीबीआई की इंक्वायरी के लिए हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी। इस बात के लिए हमारी डिमांड क्या थी? पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो जो दोषी है। हमने एक बात कही थी कि भाई अपराधी, आज भी कह रहा हूं ये बात, अपराधी चाहे भले ही रवि आजाद ही क्यों ना हो, सीबीआई की जिम्मेवारी है कि वो सरकार के दबाव में काम ना करे, निष्पक्ष। सीबीआई की पूछताछ में आप शामिल हो? नहीं, मेरे से सीबीआई ने कोई बात नहीं करी, मेरे से कोई बात नहीं की। मैं तो आज आपसे बात कर रहा हूं तो भी मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई सीबीआई, सब लोगों की भावना क्या है, निष्पक्ष होकर सीबीआई काम करे और दूध का दूध पानी का पानी कर दे, मनीषा बहन को न्याय मिल जाए। और ये बात हम 17 तारीख से हम कह रहे थे। हमने एसपी ने जब ये कहा कि अपराधी तो तुम्हारे धरने पर बैठा है, हमने तब भी एक बात कही, अपराधी चाहे रवि आजादी क्यों ना हो, अपराधी धरने पे हो, 2 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, भीतर का हो, बाहर का हो, अपराधी अपराधी है, उसको पब्लिक के सामने लेके आओ, ठीक है। और या हमें बताओ कौन है, हम पकड़ के लेके आएंगे। ये बात हमने कही थी और आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि आज भी इंतजार है, कोई भी हो अपराधी, कोई भी हो, वो सामने आना चाहिए और इस बहन मनीषा को न्याय मिलना चाहिए और सब लोगों की संतुष्टि होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। नजीर पेश करने की तो लड़ाई थी, आप सच्चे थे हर जगह जी। नहीं, मैं तो आपको सारी बात बताई है, मैंने तो आपको वो बात बताई है जो मैंने तो, या तो मैंने बताई थी 19
अगस्त को मैंने अपने लाइव में बताई थी, और उससे भी ज्यादा खोल के तो मैंने आपको के यहाँ बताई है। मैं तो अच्छा, फिर आप मैं तो इस मामले पे किसी कैमरे पे बोला ही नहीं हूँ। फिर आपको भारतीय किसान यूनियन ने क्यों निकाला? हाँ, फिर क्या हुआ? क्यों निकाला? फिर क्या हुआ? 18 तारीख की पूरी रात को हम नहीं सोए, 17 को भी नहीं सोए थे, टाइम नहीं मिला, 16 को भी नहीं सोए थे, नींद भी थी। लेकिन ये जो पूरी मूवमेंट जो थी, इसमें क्या था, हमारे लोकल एरिया का और मेरे सब साथियों का ये था कि जब तक बहन बेटी का मामला है, किसानों को क्लेम मिले या ना मिले, लेकिन बहन बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो गांव का, गुहांड का, सबका हमारे ऊपर वो भी था। लोगों ने बड़ा साथ भी दिया। ये मैं आपके सामने ये कहूँगा कि जहाँ हम जाते हैं, लोग ये बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब रवि आज़ाद है, देखेगा, ये जैसे कहेगा हम करेंगे। लोग भरोसा करते हैं आंख बंद करके, लेकिन मैं बिना सलाह के कोई काम नहीं करता। फिर ये 19 तारीख की बात है, ये वीडियो आया किनका, ये रतन मान जी का, कि भाई ऐसे ऐसे रवि आज़ाद को हमने बीकेयू से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। हम 22 जून को कोई मीटिंग हुई थी, हमने निकाल दिया, कोई संबंध नहीं है, बर्खास्त एंटी फिर साथ मतलब एंटी फिर वो हो गए। हाँ, नहीं, वो कुछ आदमी होते वो जुड़ गया ना उसमें काम वो। हाँ, वही मैं तो आज भी कह रहा हूँ भाई, मैं तो रतन मान जी को भी कह रहा हूँ, मैं तो युद्धवीर जी को भी कह रहा हूँ, मैं तो जो है राकेश टिकैत जी को भी कह रहा हूँ, मैं तो नरेश टिकैत जी को भी कह रहा हूँ कि भाई मुझे, मेरी गलती क्या है? अगर कोई गलती मैंने कर रखी है तो आप बता दो सार्वजनिक रूप से। रतन मान जी ने उस वीडियो में ये और बोला था कि भाई हमने 22 जून को ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो कार्यकारिणी है, उसको भंग कर दिया था। फिर तो आप जो आंदोलन में थे, मनीषा वाले आंदोलन में, आप एज ए किसान यूनियन के सदस्य थे या आप ऐसे नॉर्मल? देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो कहीं भी वहां बीकेयू का नाम ही नहीं लिया। वहां था मैं एक भाई के नाते, मेरे एरिया की घटना होने के नाते, वहां पे मैं यूनियन के नाते क्यों होऊंगा? मैं आप मुझे देखते हो, मैं अपने किसान आंदोलनों में हम अपनी लीडरशिप करते हैं, उन आंदोलनों का निर्माण करते हैं। लेकिन आप मुझे खुद बता दो, कौन सा वर्ग हरियाणा में ऐसा है जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा हो, रवि आजाद वहां ना मिलता हो? आप एक बता दो मुझे, आप एक बता दो, कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जो जिसको सरकार दबाना चाहती है, जिस पे सरकार तानाशाही कर रही है और हम उनके साथ ना खड़े हुए हो? हम तो सबके साथ खड़े होते हैं। जो सरकार के खिलाफ लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। हमारी लड़ाई सिस्टम और सरकार से है। कोई भी हो, पहलवानों की बात कर लो, मजदूरों की बात करो, कर्मचारियों की करो, यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी गलत हुआ। फिर बीकेयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है रतन मान जी, उन्होंने फिर एक तरफ फैसला क्यों लिया? क्या राजनीति है? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ये क्या हुआ राहुल भाई, 22 जून का उन्होंने जिक्र किया। 22 जून को बिल्कुल जींद में मीटिंग हुई थी, ठीक है, और उसमें राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह भी शामिल थे, ठीक है। पूरी वहां पे ये हुआ था कि भाई युवा इकाई को हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। युवा इकाई को खत्म कर दिया। खत्म क्यों करा? क्या कारण था वहां पे? सुनो मेरी बात है, युवा इकाई को हमने खत्म कर दिया और जर्नल बॉडी को हमने डिसोल्व कर दिया, कार्यकारिणी भंग कर दी। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब कार्यकारिणी भंग होगी तो रतन मान जी प्रदेश अध्यक्ष कैसे रहे? वहां तो वो भी भंग हुए थे, ठीक है, लेकिन बाद में वो अपने अच्छा, युवा कार्यकारिणी भंग नहीं करी थी, मतलब जनरल बॉडी भी कर दी थी। युवा कार्यकारिणी तो भंग इसलिए कर, एक्चुअली क्या था, इतने साल हो गए, मैं तो आपको ही बात बता रहा हूँ कि रतन मान प्रदेश अध्यक्ष जरूर थे, ठीक है, लेकिन टिकैत साहब और की तरफ से भी, और सारे संगठन की सारी गतिविधियां और काम तो हम ही देखते थे हरियाणा में। 22 जून के बाद भी वो तो केवल नाम मात्र के प्रदेश अध्यक्ष थे। आप खुद करनाल डिस्ट्रिक्ट के हो, आप बता दो मुझे, ठीक है, आप खुद बता दो मुझे। वो तो केवल नाम मात्र के अध्यक्ष थे, सरकार से बातचीत करने के लिए केवल उनका सिर्फ एक ही काम था, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी की और उनकी बहुत गाढ़ी दोस्ती है। हाँ, वो तो बल्कि किसान आंदोलन में भी शामिल नहीं हुए,
क्योंकि खट्टर के साथ उनका याराना था, वो तो वही बता सकते फिर हैं। प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाती है वो तो टिकैत साहब बता सकते हैं क्यों बनाया। हमने तो हमारे बीकेयू के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी इस बात का विरोध किया करते थे। वो तो राकेश टिकैत जी को जवाब देना चाहिए। ये क्या था कि जो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या हुआ था, ये जो वीडियो आया 22 जून का जो जिक्र चला, तो युवा इकाई खत्म इसलिए कर दी कि भाई रवि आजाद को हटाएंगे, ठीक है, तो हंगामा मचेगा, इसलिए ना रहे बांस, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो इसलिए युवा इकाई खत्म कर दो, जर्नल बॉडी भंग कर दी। और ये वहां मीटिंग में तय हुआ था कि भाई रतन मान जी और रवि आजाद पूरे हरियाणा में जाकर के कमेटियों का गठन करेंगे, फिर तय होगा। रतन मान जी तो 15 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं। 15 साल से, जबकि यूनियन का नियम तो 3 ही साल का है। फिर जब ये किसान आंदोलन हुआ तो बिल्कुल नहीं थे किसान आंदोलन में? नहीं, बिल्कुल भी रतन मान जी बिल्कुल भी कहाँ थे। कोई एक आध बार कहीं फोटो उतरवाने चले गए हो तो अलग बात है, ठीक है, कहीं भी नहीं थे। बल्कि मैं तो आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि भाई टिकैत साहब बता दें, युद्धवीर जी बता दें, रतन मान जी बता दें, मेरे तो पिता की उम्र के या मेरे पिता की उम्र से बड़े हैं, बता दें हमने क्या गलती की है। यही तो गलती है ना कि हमने काम किया, यही तो गलती है ना, दिन देखा ना रात देखा, घर लुटाया, ईमानदारी से काम किया, संघर्ष किया, बीकेयू, रवि का नाम बन गया, हाँ, बीकेयू का झंडा उठा के हमने काम किया। कोई गलती है तो बता दो आप हमें। आज भी कह रहा हूं मैं तो, मुझे ना बताओ, हरियाणा के देश की जनता को बता दो। फिर क्या हुआ, ये था 22 जून वाला, ये मामला फिर टिकैत साहब के संज्ञान में गया। उन्होंने कहा जब तक हम चिट्ठी जारी नहीं करेंगे कोई युवा इकाई खत्म नहीं होगी, और आप इसी पद के ऊपर काम करते रहेंगे, ठीक है। फिर ये बात खत्म भी होगी थी, फिर ये वहां निकल करके आ गई। और मुझे ऐसे लगता है कि रतन मान जी पे लोगों के बीच में भी चर्चा है, सूत्रों की भी बात है, या युद्धवीर जी जो बीकेयू के सरकार के साथ ये लोग बातचीत करते हैं, बीजेपी के साथ बातचीत करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मनीषा बहन के आंदोलन में जो हमारे ऊपर जितनी भी मान लो बदनाम करने की साजिश रची गई, या बीकेयू से निकालने का जो पूरा तंत्र है, या लंबे समय से ये लोग मुझे टोका करते थे सरकार नाराज हो जाएगी, सरकार जो है वो गिरफ्तार कर लेगी, मुकदमा ऐसा हो जाएगा पूरी जिंदगी। मैंने कहा मुझे तो देखो इन चीजों से डर लगता नहीं, ठीक है। यहाँ पहले से ही थी बात, यहाँ मत जाओ, ये पहले से थी बातें अंदर। हाँ, ये पहले यहाँ मत जाओ, यहाँ जो है ये बात इनकी तरफ से थी, क्योंकि जो ये रतन मान जी हैं ये युद्धवीर जी को अपना गुरु मानते हैं। अच्छा, ठीक है, गुरु चेला है दोनों। तो फिर यहाँ मत जाओ, रतनमान जी मुझे कहते थे सरकार FIR कर देगी, ये कर देगी, वो फिर पहले कभी नहीं लगा आपको बीजेपी के साथ है? नहीं, बातों से कभी नहीं लगा? आम देखो, आपके करनाल में भी या फिर हरियाणा में भी, या सबको पता है कौन कैसा, आप पता भी करवा लो, ठीक है, उनके गाँव में ही पता करवा लो। तो ये मुझे ऐसे लगता है ये मनीषा बहन वाले आंदोलन में भी, ये यूनियन वाली कार्रवाई में भी, ये सारा जो काम हुआ है ये बीजेपी के कहने से हुआ है। अच्छा, हाँ, ये सरकार के कहने से हुआ है कि इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता इसको निपटाने का, क्योंकि ये तो वो आदमी है जो दिन में 36 बार सरकार को लट करता है, ठीक है। तो सरकार तो परेशान थी हमसे। जिस भारतीय किसान यूनियन के झंडे के तरह 11 साल गुजारे, रवि आजाद ने अपना नाम बनाया पूरे हरियाणा के अंदर, लोग जानने लगे कि किसान नेता है रवि आजाद। आपके नाम से पहले लगता था किसान नेता। उसको निपटाने का मामला था फिर ये सीधे सीधे तौर पे। अच्छा, सीधे तौर पे, इसमें कोई या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके खिलाफ कोई जिलियस हो रहा हो, भाई अपना नाम बना गया, हमारा नाम नहीं इसका नाम है। ये था जेलेसी थी, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि इनको सरकार का डंडा भी था। अच्छा, दोनों चीज थी इसमें, दोनों चीज। अब भाई एक बात बताओ, संगठन में कौन सी है काम करने वाला आदमी, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो वो आदमी हूं जो 24 घंटे काम करने वाला आदमी हूं। अगर संगठन चलाना होता। अच्छा, फिर जब आपको निकाला गया, अगर जब आपको निकाला गया, हाँ,
तो और प्रदेश नरेश अध्यक्ष टिकैत और बदलने की बात तो राकेश बहुत टिकैत सालों से की उठ रही थी। चुप्पी थी इस मामले पे, ऐसा क्यों था? देखो, मैं गया था जो है, क्योंकि मैं नरेश टिकैत जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। वो खाप के चौधरी भी हैं, बालियान खाप के, और वो इस मामले में बड़े गंभीर भी थे। राकेश जी की गंभीरता मुझे वो नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी, क्योंकि जब राकेश जी पे मुसीबत आई तो हम हमेशा मजबूती के साथ खड़े मिले, लेकिन वो उतनी मजबूती की वो नहीं खड़े मिले हमें। भाई 11 साल जिस संगठन को हमने दिए, यानी कि राहुल भाई, जब मैं यूनियन में गया था मेरे अच्छे से दाढ़ी भी नहीं आई थी, और अब मेरी दाढ़ी के बाल सफेद भी होने लग गए। 11 साल का समय थोड़ा नहीं होता। और जब मुसीबत में आप, अरे आरोप किस पे नहीं लगते, आप ये मान लो कि आरोप लग गए, ठीक है, आपने 1 मिनट का भी वेट नहीं किया। इतनी क्या जल्दी थी कि भाई 19 को ही फैसला ले लिया। 19 को ही। और अजीब बात यह है, मुझे कोई फोन नहीं किया गया, मुझे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, कोई कमेटी, यूनियन का तो संविधान है। जिस तरीके से मेरे खिलाफ वीडियो डाला गया और जिस तरीके से मुझे निकाला गया, ये यूनियन के संविधान की हत्या की गई है, और ये यूनियन के संविधान की ये हत्या हुई है। और मैं जो चीज मानता हूं, इसलिए इसके ऊपर तो सोचना चाहिए। और मुझे केवल आज हरियाणा से ही समर्थन की बात क्यों करें, कि जिस तरीके, ये संविधान नहीं है वीडियो डालना, यूनियन से इस तरह से निकालना, ये कोई संविधान थोड़ी था यूनियन का, ये तो संविधान की हत्या की गई है। और मैं तो भाई सीधे तौर पे, भाई यही तो कमी थी ना, कि मैं जो है ना सरकार के कहीं दबाव में नहीं आया, सरकार के खिलाफ हम लड़ते रहे, ठीक है। संगठन तो बीकेयू तो थी कि सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर मान लो सरकार के साथ सौदेबाजी ही करनी है तो फिर क्या जरूरत है यूनियन की? ये आपको कब पता लगा कि भी सरकार से सौदेबाजी करते हैं ये लोग? नहीं, ये मैं बता तो रहा हूं, हम हमेशा, जब भी हमें कोई ऐसी खबर मिलती थी तो हम हमेशा विरोध करते थे। हम इन ऐसे नेताओं से हमने हमेशा दूरी बना के रखी। हमने टिकैत साहब को और हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, किसानों ने इतनी बार टिकैत साहब को कहा कि आप सुधार करिए, और हम भी कहते थे, बोले सब ठीक हो जाएगा। हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि भाई जिस संगठन का झंडा उठा करके हमने लड़ाई लड़नी शुरू की है, तो वो उस संगठन को हम कुछ उसमें सुधार का काम करें, उसको छोड़ना कोई वो नहीं है। तो इसलिए आपने जिक्र किया कि भावुक हुए, क्योंकि 11 साल तक जिस परिवार का हिस्सा रहे हो, और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे नेता ने स्टैंड ना लिया हो, लेकिन बीकेयू के, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की, हिमाचल की, दिल्ली की, राजस्थान की, हरियाणा के तो 85 से 90% लोग इस्तीफे दे करके साथ खड़े हो गए 22 जिलों में। इससे बड़ा क्या वो आशीर्वाद देंगे? ठीक है। और पूरे देश से समर्थन मिला, और मतलब उनका जो है, मैं ये मानता हूं, जनता को भगवान मैंने क्यों कहा, हमारा तो 18 तारीख को सरकार ने अंतिम संस्कार कर दिया था डिगावा में, रवि यादगार। हाँ, हमारा तो बिल्कुल जो है 13वीं कर दी थी सरकार ने, लेकिन किसने बचाया? जनता ने बचाया। हौसला किसने दिया? जनता ने दिया। सच्चाई जन जन तक जब आपको निकाला गया तो पब्लिक के सेंटिमेंट भी आपके साथ देखने को मिले, जब आप इसे भंग किए गए कार्यकारिणी से, जब निकाला गया आपको खूब। एक देखा मैंने वीडियो की, छत्ती पे लिखा रखा था, क्या लिखा रखा था, क्या था वो? हाँ, वो सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र सांगवान, वो चरखी गांव से। वो भाई सच्चा ऐसा कुछ। बहुत सारे लोग, कोई सालासर गया पैदल यात्रा, कोई साइकिल की यात्रा, यहाँ भाई सतपाल। अब जो मिल रहे हो आप लोगों से, वो किस तौर पर मिल रहे हो? नहीं, अब तो सबका ये है कि देखो, हमने तो, हमारे साथियों ने, हमने तो इंतजार भी किया कि भाई बीकेयू गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और अपनी जो है अपनी भूल को सुधार करेगी। फिर आपने 7 तारीख को मैंने देखा कि एक नया ही ऐलान कर दिया। चलो उसकी बात भी करेंगे, पहले एक रैपिड, लेकिन एक बात मैं आपको और बोल दूंगा, एक रैपिड फायर हो जाए इससे पहले। हाँ, मैं एक बात और बता दूं बीच में। हमें 24 तारीख को सिसोली बुलाया था,
किसने? हमें बुलाया था नरेश जी ने, नेक्स्ट कहते हैं। और जो राकेश जी के पीए हैं उन्होंने बुलाया था कि हम गए थे। तो उस समय फिर मैंने राकेश जी को कहा कि जी हम तो आपको बहुत मजबूत नेता मानते थे, आप तो मजबूर नेता हो। और मैंने उनको भी कहा, मैंने सबको ही कहा इनको, मैं बोला कोई मेरे पिता से की उम्र के हो, कोई गलती हो तो बताओ, हम पंचायत में दंड भुगत लेंगे। लेकिन 18 तारीख को जब ये घटना घटी, 19 तारीख का दिन है, मेरे लाइव आने के बाद चीजें और फिर वहां का घटनाक्रम, मेरे तो घर के ऊपर भी, आपको मैं बीच में ये बात मेरे दिमाग से निकल जाएगी कि वहां भी पुलिस फोर्स लगाई गई। अच्छा। कुछ लोगों की योजना थी वहां भी हमला करने की। और जब ये देखो, वो तो आरोप लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो आग में घी डाला गया था ये वीडियो निकाल करके, तो आप यकीन करना कि मेरे तो 2-3 दिन तो घर पे चूल्हा ही नहीं जला। ठीक है कि यार जिन लोगों के लिए घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, और उसके बाद ये सिला दिया गया, और वो वही आंसुओं का कारण था। ये सारी चीजें थी। तो मैंने राकेश जी से सिसोली मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं बोलूंगा तो क्लेश हो जाएगा, और युद्धवीर जी को हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने उनको कहा भी कि आप एक बोर्ड बनवाइए, और उस बोर्ड को बीकेयू के कार्यालय के सामने लगा दीजिए कि इस यूनियन में वो आए जो युद्धवीर सिंह के फैसले मानता हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि रिमोट से भी नेता चलते हैं। रवि आजाद तो कभी रिमोट से चला नहीं। ठीक है कि भाई रिमोट से भी नेता चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो फिर यही हुआ, नहीं तो गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती। चलो मैं समझ गया आपकी बात, जहाँ आप क्या कहना चाहते हो। एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, ठीक है जी। मैं आपसे पूछूंगा 5-10 क्वेश्चन लगातार, आपने सिर्फ एक वर्ड में या 2 वर्ड में जवाब देना है, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा मत पूछ लियो जो मन ने फंसाई। मैं तो घनी बात बता दी आपने। नहीं, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कदे मन ने किते फंसा के खड़ा कर दे सवाल है। एक शब्द में बताओ, रतनमान कैसे इंसान है? सोचना नहीं, ज्यादा नहीं सोचना। मैं बता तो रहा हूँ कि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं हमारे बीच में बस। नरेश टिकैती से मिलने का मन है अभी भी? नहीं, वो मतलब एज ए खाप चौधरी और एज ए हमारे बड़े, उनसे कभी भी मिला जा सकता है। वो एक शानदार व्यक्तित्व के धनी है। मनीषा बहन के जो माता पिता हैं, उनसे अगर मिले तो अब क्या बताना चाहोगे, उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं, हम मिले थे, दिनों में भी बैठने के लिए गए, बाद में भी हम बैठे, और हमने उनको आश्वस्त किया कि भाई हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, कोई रहे या ना रहे, हम हमेशा रहेंगे, परिवार के साथ हमेशा रहेंगे। आज के कुछ चीजों का तो दुख होता ही है कि भाई उनके लिए ही हम खड़े थे, अगर वो थोड़ा सा और संभल देते तो और हौसले बुलंद होते। जी, आज के बाद अगर भारतीय किसान यूनियन आपको वापस बुलाए तो जाओगे? देखिए, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि पूरे हरियाणा का किसानों का, नौजवानों का, मेरे साथियों का, सबकी राय ये है, मैं उन्हीं के लिए, उन्हीं की ताकत से काम करता हूँ, सबकी राय है कि हम जो है वापस मुड़ के नहीं जाएंगे। और वापस मुड़ के 50 दिन हो गए, आज तक गलत लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, तो थूक के चाटने का तो कोई प्रश्न। ऐसे स्वाभिमानी है पूरे, लड़ाके लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, हम भी लड़ेंगे। जट्टों खून है। हाँ बिल्कुल, लड़ाई लड़ेंगे पूरा मजबूती से। अच्छा, सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है? जीवन की सबसे बड़ी गलती, ऐसे तो बहुत गलतियां हैं जीवन में, गलतियां तो जो सबसे बड़ी मानते हो आप, ये तो मेरे को मतलब नहीं करनी चाहिए थी जीवन में कभी, ऐसे कुछ भी, कोई भी गलती, पारिवारिक, राजनीतिक? हाँ, ऐसी मतलब जो है, मैं आपको जिक्र करूं, कुछ डिसीजन मैं ये मानता हूं कि मतलब पढ़ाई को लेके एक दो डिसीजन ऐसे हमारे रहे जिनको मैं ये मानता हूं कि ये वाली गलती नहीं। यानी कि जब हमने सिलेक्शन किया लाइन का, तो उस समय जो
फैसला हुआ वो हमें लगता है कि उसमें गलतियां रही, उस पे तो पश्चाताप होता है। और बाकी अब तो मैं आपको बताऊं, अब तो मैं एक काम करता हूं, जो भी काम करना है उसको दिल से, मन से, दिमाग से करता हूं। अब मैं ना ज्यादा परिणाम की चिंता करता, और मैं ये सोचता हूँ जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। और ये भगवान का मेरे ऊपर इतना इसको तो मैं मानता हूँ। हाँ, जो होता अच्छे के लिए होता है। भगवान ने मेरे को हमेशा इतना आशीर्वाद दिया है। और कुछ मतलब मैं आपको कहूँ कि अब तो ये सोचता हूँ मैं कि यार जो हुआ है ना वो अच्छे के लिए हुआ है। सच्चाई ये है कि मैं तो उस संस्कारों का बालक हूँ, उस घर का हूँ कि बीकेयू अगर मुझे नहीं निकालती मैं कभी बीकेयू नहीं छोड़ता, चाहे वो, क्योंकि मेरी आदत नहीं है रोज दल बदलना, दिल बदलना, दोस्त बदलना। मैं जिसके साथ एक बार जुड़ गया उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी आदमी को अपने जीवन में छोड़ा नहीं है। कोई गया है तो वो अपने आप गया है, अपनी मर्जी से गया, मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है जी। राजनीति या किसान सेवा? नहीं, किसान सेवा। अच्छा। किसान सेवा, जनता की सेवा, आंदोलन के माध्यम से सेवा। राजनीति करनी हो तो इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत है एमएलए एमपी बनने के लिए? ये कोई बड़ी बात नहीं है। कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने आपको बुलाया और टिकट दी तो जाओगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। पक्का? हाँ, हम नहीं जाएंगे। खुद लड़ोगे कभी? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल सीना ठोक के कह दूं कि भाई हम परिवर्तन के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम खुद कुछ बनने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आए तो अच्छे लोग मैं खुद भी हो सकता हूँ। नहीं, मैं खुद नहीं हो सकता। नहीं, एक बात और है ना, त्याग से बड़ी क्या चीज है। हमने तो त्याग कर दिया कि भाई हमें ना, तो एक बात बताओ, जिसको लोगों के दिल में जगह मिल जाए उसको सिंहासन की जरूरत हो। हम तो लोगों के दिलों में रहने वाले लोग हैं। हमें किसी पद की, एमएलए एमपी मंत्री, कोई लालसा नहीं। इतने त्यागी हैं हम। मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं तो त्यागी हूं। अगर मैं ये लड़ाई ना लड़ रहा होता तो हो सकता है कहीं पहाड़ों में बैठ के तपस्या कर रहा होता। वो भी तो त्यागी आदमी कर सकता। फिलहाल के टाइम पे हरियाणा का सबसे ईमानदार नेता किसको मानते हो? ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि राजनीति में परिवर्तन के खिलाफ नहीं है रवि आजाद। अच्छे लोगों के वेलकम के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। फिर भी कोई तो ईमानदार नेता लगता होगा ना आपको फिलहाल हरियाणा के अंदर? किसी एक का नाम ले दो जो लगता है कि हाँ ये अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं तो हाँ, वो मैं बता सकता हूँ आपको, वो मैं बता सकता हूँ। बताओ फिर। क्योंकि एक तो अगर हम इसमें ये हो गया ना, अगर बीजेपी अगर नेता का नाम ले दिया तो फिर वो बीजेपी वाले का तो लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, हाँ, कोई भी नेता नहीं? बीजेपी में तो मुझे ऐसा कोई नेता नजर ही नहीं आता है। ऐसा कोई नेता है जो अच्छे से काम कर रहा है? इसका मतलब सारे तो खराब है? नहीं भाई, उनकी तो पार्टी खराब है। अच्छा। जब पार्टी खराब है तो नेता कहाँ से ठीक रहेंगे? यही है भाई, इनका तो खून खराब है। देखो, मुझे एक जो है, मैं खुद लड़ाका हूँ तो मुझे लड़ने वाले लोग पसंद है। सीधी सीधी बात ये है। और जो सिरसा के एमएलए हैं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, गोकुल सेतिया, ठीक है, मैं उनकी कार्य प्रणाली को देखता हूं। मुझे लगता है ऐसे 90 विधायक हों तो कोई राज रूज की जरूरत नहीं है। क्या है खासियत उनमें? खासियत यही है कि मतलब किसी अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है, मैं या कोई कहीं जनता का काम नहीं, और सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़ना जो हम लड़ते हैं, मुझे कभी इसलिए मुझे लगता है। उनसे मुलाकात हुई कभी? हाँ, मुलाकात भी हुई है। कभी आपने उनको आंदोलन में आने के लिए बुलाया हो? हाँ, बल्कि हमने सिरसा में एक आंदोलन किया था बीमा क्लेम का, नारायण खेड़ा गांव में। तो वो वहां पे सेवा दिया करते थे, मंच माइक से दूर रहते थे लंगर में और उसमें सेवा करते। तब तो वो इस पार्टी का भी हिस्सा नहीं थे, ठीक है। देखो, व्यक्तिगत तौर पे मैं बीजेपी वालों का तो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया कि उनकी तो पार्टी की विचारधारा खराब है, नेता कहाँ से ठीक रहेंगे। बाकी विपक्ष में और भी हैं ऐसे नेता, लेकिन मैं जो काम करने का तरीका मानता हूँ एक जनप्रतिनिधि का, वो गोकुल सेतिया वाला होना चाहिए। गोकुल सेतिया वाला तरीका जो है ना भाई, या तो कोई बात से मानेगा, बात से नहीं मानेगा तो फिर लट से मानेगा। हम तो वो आदमी हैं। जब चुनाव हुए हरियाणा में विधानसभा 2024 के, तो जो भारतीय किसान यूनियन थी उसने किस
पार्टी का साथ दिया? नहीं, किसी का भी नहीं दिया। हमने पूरे हरियाणा में हम गए, भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा, हमने सबको अपील की, मीटिंगें की। भाई हमने तो बीजेपी का पूंजड़ पाड़ना है, इसने लांडी करके भेजनी है, जीतने वाला चाहे किसी पार्टी का प्रत्याशी और चाहे वो दलीय हो या निर्दलीय हो। आपको लगता था कि कांग्रेस आ सकती थी सत्ता में? हाँ, आ सकती थी। क्यों नहीं आई फिर? मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस का ना आने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये लगता है कि जो ये एक गुट बने हुए हैं और जो आपस में बटे हुए हैं और मैक्सिमम गलतियां कांग्रेस ने की। अगर मिनिमम गलती भी करती ना कांग्रेस तो भी 50 सीट से नीचे नहीं रहनी थी। हरियाणा में सीट भले ही राहुल भाई 90 हूं, लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ हरियाणा की राजनीतिक महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूं कि अगर हरियाणा में बीजेपी नहीं आती तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी नहीं आती और दिल्ली में भी बीजेपी नहीं आती। मैं ये मानता हूं और बिल्कुल मैं खुले तौर पे इस बात को बोलता हूं कि कांग्रेस ने सरकार बना करके गिफ्ट करी है भाजपा को। रूमर ये मीडिया में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं इसकी सजा हरियाणा की जनता इस बात की सजा भुगत रही है। जो परिवर्तन होना था देश में, मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि महाराष्ट्र और दिल्ली में सरकार नहीं आती इन लोगों की। मतलब हरियाणा प्लस पॉइंट रहा बीजेपी के लिए जबरदस्त तरीके से। कांग्रेस ने मैक्सिमम गलतियां की, आपस का क्लेश, सरकार आने से पहले सीएम की लड़ाई। अरे भले मानसो बहुमत तो ले आओ, ठीक है। अच्छा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भी हुड्डा साहब, मैं तो सच बताऊं आपको, हमें कांग्रेस से भी कोई मतलब नहीं था। मतलब ये था कि ये अडानी अंबानी की सरकार चली जाए, ये हरियाणा का नाश करने वाली जो भाजपा है ये चली जाए। मुझे तो बड़ा भाई सच्ची बात बता रहा हूँ, आदमी मरे जितना दुख हुआ बीजेपी जब आई तब, ठीक है। आदमी मरे जितना दुख, जितना मतलब मैं क्या कहूं कि कांग्रेस कि ये इतनी बड़ी भूल है कि बीजेपी को उन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया। लो अब हरियाणा से तो गई महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ले आए। हाँ बिल्कुल 100%। इस बात से आप सहमत ना हो तो बता दो मुझे, ये तो है ही ऐसी चीजें। अगर फ्यूचर में भाजपा और कांग्रेस में से किसी एक पार्टी को चुनने का मौका मिले, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ भाजपा या कांग्रेस, कौन सी में जाना चाहोगे? नहीं, मैं तो किसी में नहीं जाऊंगा। एक ऑप्शन चुनना है ना, बात तो ये है। नहीं, क्यों चुनना है? मैं बता तो रहा हूँ क्यों। एक ये मेरी शर्त है कि चुनना है। सुनो मैं आपको सच्चाई बताऊं। हकीकत बात ये है, पार्टियों के ये यूनियन से जब निकाला तो कम से कम भी 200 किसान संगठनों के ऑफर आए और कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके बड़े नेता ने संपर्क ना किया हो, ठीक है। लेकिन अगर पार्टी में जाना होता तो फिर इतना तो लफड़ा ही नहीं था किसी बात का। कभी पार्टी, मैं वो व्यक्ति हूं ऑन रिकॉर्ड, आपको मैं आपको क्लियर बता रहा हूं एक बात है, मैं आज तक किसी भी रैली में नहीं गया, मैं किसी भी पॉलिटिकल स्टेज पे नहीं गया, ठीक है। और ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, देखो मैं जो है दुख में तो बैठने जाता हूं सबके, दुख में तो जाना भी चाहिए, इंसानियत है। लेकिन बाकी मैं किसी के घर आज तक कोई पक्ष का विपक्ष का कितना भी बड़ा नेता हो, मैं तो आपके कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक बार भी नहीं गया मैं। अच्छा, ये आपने बात बोली कि ना मैं क्यों, और एक बात और, भाजपा का तो कभी सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, और हमने मतलब किसान संगठन में होकर तो भाजपा का नाम ही लेना वो है गुनाह है। बात ये गुनाह की बात नहीं है, उनकी जो पॉलिसी है, ठीक है, उनकी जो नीतियां हैं, भाई आप कोई अच्छा, मेरे को एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है ये चीजें। आप तो वैसे 15 में ज्वाइन किया आपने, 2015 में कभी यूनियन के अंदर बात चली हो? मोदी जी के शासन में आने के बाद 2014 में आए थे वो, उनसे पहले किसान संगठन कभी कांग्रेस का विरोध करते थे? हाँ, करते थे। किस तरीके से करते थे? देखो क्या था, कांग्रेस की सरकारों का ये था कि उसको जब आप इकट्ठे होके भय दिखाते थे तो वो डर जाती थी। अच्छा, ठीक है। और ये वो है जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा करके रखा। अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो इनकी पॉलिसीज में देखो, एक बात कहते हैं कि
सारी पार्टियां चोर हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूं। सारे नेता चोर हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूं। लेकिन ताकत किसके पास है? आपका बच्चा स्कूल में क्या पढ़ेगा, ये आप तय करते हो या सरकार तय करती है? हम ही तय करते हैं। नहीं, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा वो तो सरकार सिलेबस क्या होगा सरकार तय करेगी। पार्टी सारी चोर, नेता सारे चोर, लेकिन चोरों में भी नंबर होता है। अच्छा, ठीक है, बीजेपी वाले चोरों के सरदार हैं। ठीक है, ये फर्क है। और उस समय भी विरोध होता था। किसका विरोध नहीं हुआ हरियाणा में? चौधरी भजनलाल की शासन का विरोध हुआ, चौधरी बंसीलाल के शासन का विरोध हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन का विरोध हुआ, कंडेला कांड हुआ, मंडियाली कादमा हुआ, ये आपका निसिंग कांड हुआ। सारी सरकारों का विरोध हुआ है। किसान के खिलाफ सारी सरकारों ने काम किया है, लेकिन बाकी पेड़ की टहनी काटते थे। बीजेपी तो जड़ खोदती है सीधी। अच्छा, इसलिए ये बात है, मानते हो कि आप जो बीजेपी पार्टी है उनकी जो काम करने का तरीका है, किसी के खिलाफ मान लो भाई किसी को उखाड़ना है तो उनके पास जबरदस्त प्लानिंग होती है। जबरदस्त प्लानिंग है भाई। मोदी जी ने तो आडवाणी जी को ही नहीं छोड़ा, और इससे ज्यादा क्या प्लानिंग हो सकती है। और फिर आप ये देखो, इनकी जो आज आप धान के एरिया में आप बैठे हो, मंडियों की आप स्थिति देखो। मैं ये मानता हूं कि मुगलों ने और अंग्रेजों की सरकार में भी किसान की फसल को इतना नहीं लूटा गया जितना इनके कॉपीराइट वाले लुटवा रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, बीजेपी जो है ना वो मुगल शासन की और अंग्रेजी शासन की कॉपीराइट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मतलब ये लगा लो कि असल में प्रधानमंत्री मोदी तो चेहरा है, सरकार का जो असल जो सरकार का संचालन है ना वो जो है अडानी और अंबानी कर रहे हैं। जी, हरियाणा में जब भी मतलब किसानों की बात होती है ना, किसानों की बात होते ही सबसे पहला चेहरा आता है सर छोटूराम जी का, फिर देवीलाल जी का। अब छोटूराम के नाती हैं वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, और चौटाला की विरासत को आगे बढ़ा ही रहे हैं। आपको पता है जो फिलहाल तक फेमस हुए दुष्यंत चौटाला जी। आपको लगता है कि जो उनकी विरासत थी देवीलाल जी की, दुष्यंत जी ने उनको आगे बढ़ाया है? नहीं, बढ़ाया कहाँ है? मतलब उसमें कुछ मैं आपको बताने तो लग रहा, विरासत की जितने भी आप चौधरी बंसीलाल का नाम ले लो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम ले लो, ठीक है, या चौधरी भजनलाल का नाम ले लो, उनके वंशजों ने कौन सी विरासत आगे बढ़ा दी? मुझे बता दो आप। दुष्यंत चौटाला ने, तो मैं ये मानता हूं कि चौधरी देवीलाल की विचारों की आत्मा की हत्या की है। ठीक है, दुष्यंत चौटाला को तो ये समाज कभी माफ, हरियाणा कभी माफ नहीं करेगा। ये बात आप नोट करके रखना, कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि बीजेपी जब ये इन्होंने सरकार बनाई थी सेकंड टाइम में, तो सेकंड टाइम सरकार नहीं आती भाजपा की अगर दुष्यंत ये पार्टी तोड़ करके अलग ना जाता। मैं तो ये मानता हूं कि जो ये पार्टी तोड़ी गई थी इंडियन नेशनल लोकदल, ये बीजेपी से सेटिंग करके तोड़ी गई थी दुष्यंत और ने। ठीक है, और नहीं तो बीजेपी रिपीट ही नहीं होनी थी। सब चाल थी, मतलब ये तो इंडियन नेशनल लोकदल का राज आता। अगर हम राज वो करें, ये तो बहुत षड्यंत्र के साथ ये काम हुआ। फंडिंग करी है भाजपा ने मोटी। दुष्यंत चौटाला लोगों की, दुष्यंत को नहीं, दुष्यंत को। अच्छा। इन्हें लोग, मतलब मैं उस एंगल में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि ये सेटिंग करके तोड़ी गई है पार्टी। अच्छा, बहुत वाली पार्टियों की बात। 7 तारीख को आपने घोषणा करी, रवि आजाद नया संगठन खड़ा करने वाला है। क्या है उसकी अपडेट? देखो, क्या संगठन होगा, नाम क्या होगा, क्या कार्य प्रणाली होगी? देखो, संगठन तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो एक ऐसी फौज खड़ी करनी पड़ेगी। बनाना पड़ेगा या बना लिया है, नाम बाकी? नहीं, मतलब मैं तो क्या संगठन बनाऊंगा, संगठन बनाओगे। मुझे खुशी है कि मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास भाईचारा बहुत है। भाई ऐसे हैं जो जान भी दे सकते हैं, ठीक है। तो संगठन तो बनाएगा किसान, और संगठन बनाएगा मजदूर, संगठन बनाएगा नौजवान। हम तो संगठन में ये लगा लो आप कि वो जो जिम्मेवारी लगाएंगे वो निभाएंगे। मतलब आप कोई संगठन खड़ा करने वाले नहीं हो? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको
कि भाई अभी जो है ये लगा लो आप, बहुत जल्दी मीटिंग की तारीख भी आएगी। ठीक है, सारे साथी संगी सलाह मशवरा करके तारीख रखेंगे, क्योंकि इधर धान की बेल्ट में भी सब लोग बिजी हो रहे, उधर जो है हमारी तरफ भी कटाई और बिजाई में बिजी हो रहे, और फिर पहले पानी के बाढ़ के हालात थे, और मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली 19 अगस्त के बाद। मैं तो सुबह से लेके रात तक या तो मिलने जुलने में बिजी रहता हूँ, हजारों हजार लोग घर आए हैं, और इन दिनों तो मैं रात को 2 बजे तक फोन उठाता हूँ और सुबह 6 बजे फिर शुरू हो जाता है। फिर कुछ जरूरी जगहों पे क्या होगा संगठन का नाम वो बताओ तो कुछ। मैं बता दूंगा आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो ये नहीं, पॉडकास्ट तब रिलीज करते हैं जब संगठन आप बना चुके होगा, वही बता दो। नहीं मैं बता दूं आपको, रिलीज पहले करो, संगठन बनने के बाद और पॉडकास्ट कर लेंगे। भाई अपने को क्या अमित शाह से परमिशन लेके आनी है पॉडकास्ट करने के लिए? तो मेन बात ये है कि जिम्मेवारी की बात ये है, संगठन बनता है लोगों से। इसलिए मैंने ये शब्द कहा कि संगठन तो बनाएंगे वो, चलाएं भी वोगे, हम जिम्मेवारी निभाएंगे। संगठन के कम से कम भी 2-3 हजार नाम मेरे पास आए हैं। फाइनल हो गए? फाइनल नहीं हुआ। उसके ऊपर वो हमने अपनी टीम को, अपने साथियों को दे रखा है कि भाई आप जो है इसको शॉर्ट लिस्ट करो। 3000 नाम है। एक ऐसा नाम जो सबके मुंह पर आए, ठीक है, एक ऐसा नाम जिससे सबको ये महसूस हो कि ये तो मेरा ही है, ठीक है। क्योंकि हम क्या राकू रख दो ना, राकू का मतलब क्या है? रवि आजाद किसान यूनियन। नहीं, देखो रवि का नाम आएगा तो फिर विरोधी ये कहेंगे कि भाई इसने तो घर का बना लिया। अच्छा। हम रियलिटी में हम क्या कुछ सोचा है, मतलब मैं बताऊंगा आपको, कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई है संगठन के बीच में। मैं बताऊंगा आपको। अभी हम बहुत जल्दी एक तारीख आ जाएगी और अगले 1-2 दिन में ही आ जाएगी, और हम इसको दिवाली के बाद, मैं आपको क्योंकि लगभग मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बता रहा हूँ, दिवाली के बाद एक प्रमुख साथियों की हम मीटिंग करेंगे, ठीक है। उसमें हरियाणा के और बाहर की स्टेट के, क्योंकि जो संगठन बनेगा वो राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय बनाओगे? मतलब मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि भाई मीटिंग हम करेंगे, या तो हिसार करेंगे या जींद करेंगे, जहां भी दिवाली, हाँ, और दिवाली के बाद करेंगे। और जो नाम आए हैं उन नामों को शॉर्ट लिस्ट करके जो प्रमुख साथी हैं हरियाणा और आसपास के 5-6 प्रदेशों के, उनके बीच में हम रखेंगे। जो नाम वो तय करेंगे उस नाम को रखेंगे। जिस राय लेंगे संगठन का संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें मेरा ये मानना है और सब लोगों की भी इच्छा है कि हम अपने किसान आंदोलन तो हमारा बेस है ही, लेकिन हम ऐसा संगठन बनाएं जो अत्याचार किसी पे भी हो रहा है ना उसके साथ हमारा संगठन खड़ा रहे। सरकार की ताबूत में कील ठुकने वाला काम होना चाहिए, और व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, संगठन की भक्ति होनी चाहिए। आप मेरी बात समझे? उसी कार्यकारिणी के बारे में क्या होता है? जैसे बीकेयू के साथ ऐसा मिलता जुलता बनाओगे या अलग बनाओगे उससे? नहीं भाई, बीके आज भी मुझे कई लोग कह देते हैं, खास करके जब उत्तर प्रदेश से फोन आते हैं कि जी आपने यूनियन छोड़ दी। मैं बोला भाई मैंने छोड़ दी कहा, मन तो निकाल दिया, ठीक है। और मैं एक दिन गाड़ी में बैठा था, एक भाई मेरे फोन आ गया किसी का, बोला जी आप तो आपको थोड़ा ऐसे नहीं लगता जब आप किसी को कहते हो मुझे निकाल दिया? मैं बोला भाई सच क्या छुपाना है, मेरी कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो किसी से छुपी हुई हो। तो इसको मैं आपको ये कह सकता हूँ, आपको भी मैं आमंत्रित करूंगा जिस दिन हम अपनी प्रमुख साथियों की मीटिंग करेंगे। देखो नाम हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, संगठन डिक्लेयर कर सकते हैं, सब साथियों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी क्या जिम्मेवारी है? सबकी सलाह लेना, सबको साथ लेना, सबकी सर्वसम्मति लेना, सबकी सहमति लेना। और वो क्या पता मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी भाई, कोई भी बुजुर्ग किसान क्या ऐसी बात बता दे जिसको हम पूरे हरियाणा में, जिसको हम ताकत दे सकें, पूरे देश में हम ताकत दे सकें, पता नहीं क्या बात निकल के आ जाए। उसके बाद सर्वसम्मति लेंगे और फिर एक बड़ा कार्यक्रम रख के और संगठन आपके बीच में आएगा। लेकिन ये तय है कि बनेगा जरूर, ऐसा संगठन बनेगा, और ऐसा संगठन बनेगा जिसको सरकार किसी भी तरीके से मतलब दबा नहीं सकती, कुचल नहीं सकती। हाँ,
और क्योंकि पहले तो मैं केवल क्योंकि हरियाणा की उस पे रहता था, अभी आपने देखा वो भी हमने संगठन बनाया भी नहीं है, लेकिन अब अलग अलग प्रदेशों में भी बुलाते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बड़ी ज़रूरत है काम करने की, वहाँ हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, पंजाब में भी जाएंगे, चंडीगढ़ में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी जाएंगे। ठीक है, पहले तो हम जा नहीं पाते थे, कई कई तरीके की चीज़ें थी, कई मजबूरियां थी। और मुझे तो लोगों ने कहा भी कि वही बोला अब रवि आज़ाद का नाम सार्थक हो गया, कि थोड़ी बहुत कोई चीज़ थी ना वो भी सारी छूट गई, अब वाकई में आज़ाद हो आप। तो मैं ये मानता हाँ, ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी भाई, रवि आजाद को आजाद कर दिया, आज़ाद कर दिया आज़ाद कर दिया। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। मतलब मुझे अफसोस होता है कि हमने ऐसे नेता और ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो मुसीबत में पीठ दिखा करके चले गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी हमारे साथ कोई भी भाई जुड़ा हुआ है, कोई भी साथी जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर आँच आती है तो भाई हम जान हथेली पे रखते हैं। हम मुसीबत में छोड़ने वाले नहीं हैं, हम मुसीबत में पकड़ने वाले हैं। अच्छा, हाँ, और पता नहीं भगवान ने क्या सोच रखा होगा, तो यही सब है जी। बड़े विचार दिए आपने रवि भाई कितना टाइम हो गया बात करते? 1 घंटे से ऊपर हो गया। 1 घंटे से ऊपर हो गया। 1 घंटा 40 मिनट लंबी बातचीत होगी। लंबी बातचीत होगी तो कई दिन चला सकते हो आप, या एक बार में ही चला दोगे? नहीं चलेगा तो एक बार में ही 1 घंटा 40 मिनट का। हाँ, अच्छा, चलेगा ही। उसके अलग अलग शॉर्ट्स और वो कट तो वो तो बात की बात है, टीम देख लेगी अब, लेकिन ये मेन तो आएगा ही। हाँ, मेन तो आएगा। ठीक ठीक। अभी क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? तो आपने बताई संगठन बनाएंगे। अब और तो ये यही है कि अभी देखो संगठन बना नहीं है, लेकिन जो अभी किसानों को मंडियों में या पहले फ्लड का जो मामला था, तो डीएपी इन सब चीज़ों के लिए हमारी टीम और हम सब लोग काम कर रहे हैं। अब भी हमारी टीम अम्बाड़ा में, सिरसा में, भिवाड़ी में कितनी जगह पे धरने चला रही है, केवल वो बिना झंडे के बिना डंडे के ही चल रहे हैं। सरकार को ये लगता है कि भाई, मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि तुम जहां भी गड़बड़ करोगे ना, वहां रवि आजाद को जरूर खड़ा मिलेगा। हाँ, खड़े मिलेंगे। और सरकार अपनी सारी मशीनरी का प्रयोग कर ले, क्योंकि रवि आजाद ना तो जेल से डरता है, जेल में भी इन्होंने भेज के छिक लिए, मुकदमे भी कर करके छिक लिए। आप पे फिलहाल कितने मुकदमे हैं? मेरे ऊपर करीब अभी फिलहाल जो है वो 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं जो मेरे संज्ञान में, हरियाणा के अलग अलग जिलों में या अलग अलग स्टेट में। तारीखें लगती रहती हैं? हाँ, तारीखें लगती हैं, जाते हैं, किसी में नहीं जाते हैं। हम देखना पड़ता है सारी। देखो, न्यायालय का जो कोर्ट है उसका सम्मान तो जरूरी है। हम तो संविधान को मानने वाले हैं। मतलब आपके काम में दखलंदाजी है ही इन मामलों की सारी? हाँ, बिल्कुल रहती है। कई बार ऐसा होता है, मुझे किसी जरूरी पंचायत में जाना है और उधर से कोर्ट की तारीख आ गई, तो फिर फंस जाते हैं। फिर क्या चुनते हो? मैं तो किसान चुनता हूँ, आंदोलन चुनता हूँ। मैं एकदम क्लियर कट हूँ। मैं इन चीजों से, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं तो अब ये मानते हो कि भाई, जब भी मान लो कोई पब्लिक फिगर बनता है, जनता को साथ लेके चलता है, जनता में के साथ जाता है, किसान यूनियन लगा लो या किसी भी तरह का नेता लगा लो, आप समाज सेवी लगा लो, उनका गहना होते हैं ये मुकदमे। हाँ, ऐसा होता है। देखो, हरियाणा का एक नेचर है। हरियाणा आर पार का स्टेट है। हरियाणा या तो किसी को गले लगाता है और या किसी को पास भी नहीं फटकने देता। हरियाणा मध्य मार्गी नहीं है, एक तरफा है हरियाणा। जिसके साथ है उसके साथ भी, देखो दुष्यंत चौटाला का समर्थन किया था, तब देखो कितने दबा के किया था। जब उसको साइड में फेंक दिया तो देख लेना, गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा दुष्यंत को। आप नोट कर लेना ये बात। तो हरियाणा आर पार का स्टेट है। मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं ऐसे प्रदेश का बेटा हूं, ठीक है। और ये कड़ी बात पसंद करता है, ठीक है। मुझे वो हरियाणा, मतलब मुझे भी प्यार है, मेरे से भी लोगों को प्यार इसलिए है कि मैं सीधी बात करता हूँ बिना किसी मिलावट के, ठीक है। मैं चोर को चोर और ईमानदार को ईमानदार कहने वाला हूँ। ढीली ढाली बात, ढीला ढाला आदमी, ढीला ढाला नेता हरियाणा की जनता पसंद नहीं करती।
बस हरियाणा को एक सुधार, हरियाणा की जनता से जो मैं मानता हूं कि मैं अपील करूंगा इस बात की, जहां भी मुझे मौका मिलता है, मतलब दिल से चलता है हरियाणा। जब से हरियाणा बना, जब से वोट डालने लगे, हरियाणा ने कभी यहां से वोट नहीं डाले, हरियाणा दिल से चलता है। ठीक है, दिल से चलेगा वो सेवार्थी होता है, और दिमाग से चलेगा वो स्वार्थी होता है। तो मैं एक बात जरूर ये अपील करूंगा कि भाई, जिन लोगों को आप चुनते हो, जिन लोगों को आप वोट देते हो, तो हम अपनी बेटी का, अपनी बहन का रिश्ता करते हैं, 7 पीढ़ियां चेक करते हैं। जिन नेताओं को हम एमएलए एमपी बनाते हैं, मंत्री संतरी सीएम बनाते हैं, क्या उनकी हम कुंडली चेक करते हैं? क्या उनका बायोडाटा चेक करते हैं? जिनको हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य हाथ में देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो संघर्षशील युवा है उनको आप सपोर्ट करो। कुछ लोग कहते हैं कि जिसको बनाते हैं वही बिक जाता है वहां जाकर के। इस कुर्सी में पता नहीं क्या बीमारी है, लेकिन मैं तो ये भी जनता से पूछता हूं कि संघर्षशील कितने लोगों को आपने एमएलए और एमपी बना दिया, बता तो दो। जैसी पेटवाड़ है, कितनों को बना दिया जो आंदोलन से निकले या जो संघर्ष से निकले। मैं ये मानता हूं कि अब जो है ना, हमें इतना दिल से तो सोचें, लेकिन इतना भी हम बुद्धि जरूर लगाएं कि हम लड़ने वाले लोगों को आगे लेके आए। ये आज इलेक्शन लड़ना कितनी बड़ी बात होगी। गरीब का बेटा, किसान मजदूर का बेटा तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। टिकट के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, और 200 करोड़ रुपए फिर इलेक्शन में चाहिए, और फिर जनता अगर वो 200 करोड़ टिकट के दे के यार 200 करोड़ रुपए चुनाव में फूंक दिए, तो फिर जनता उससे ये उम्मीद करती है कि वो ईमानदारी रखेगा, वो तो बेचेगा जहां भी मौका मिल जाएगा। अपने 400 करोड़ पूरे करेगा। 400 करोड़ विद इंटरेस्ट, 10 रुपए सैकड़ा ब्याज। अच्छा, वो तब वो पूरे करेगा, सीधी सीधी बात है। तो ये सारी चीज हैं। तो मेरी सबको ये तो जरूर प्रार्थना है कि वोट डालते समय थोड़ा सा विचार जरूर करें और संघर्ष करने वाले लोगों को आगे लेके आए। अगर ये हरियाणा जिसमें रवि जाट का भी नाम हो सकता है। नहीं, मैं तो देखो, मैं तो आपके सामने, मैं तो परमात्मा की तरफ देख करके, और मैं तो त्याग करने में विश्वास करता हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है एमएलए एमपी मंत्री संतरी बनने, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा कोई। हाँ, इतना जरूर इंटरेस्ट है कि राजनीति में परिवर्तन हो, अच्छे लोग आए और हम उनकी मदद करें, अच्छे लोगों को लेकर के आए। ये है मेरा इंटरेस्ट। चलो रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। इतना काफी समय से हम प्रयत्न कर रहे थे जी टाइम लेने का। अच्छा लगा। आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी बहुत धन्यवाद है, और बढ़िया लगा। पुरानी नई सारी बातें हुई हैं। फिर बैठेंगे कभी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम, जय हिंद, जय भारत।